हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 6th चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी एक बार अपलोड किया था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे बच्चों को टोटली बेसिक से चाहिए था, तो उसमें उतना ज़्यादा बेसिक था नहीं। मैंने मतलब हाई लेवल पे पढ़ाया था। तो वहाँ पे अगर आपको बेसिक चीज़ें मालूम है, बेसिक वर्ड्स जो भी रहते इसमें, तो आपके लिए वो वीडियो ठीक है, और वो कम टाइम का भी है। बट अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है, आपका जो बेसिक है थोड़ा सा वीक है, तो आप लोग ये वीडियो रिफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो उससे थोड़ा सा लंबा होगा, बट हाँ, ये आपको प्रॉपर नॉलेज देगा, फुल नॉलेज देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एनिमल क्लासिफिकेशन को मैं यहाँ पे पहले रिलेट करता हूँ कई सारे एग्जाम्पल से। आपके स्कूल में हज़ारों बच्चे होंगे, ठीक है, एक स्कूल में 1000 बच्चे तो होंगे ही, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 12th तक का रहता है। अगर एक क्लास में हम लोग 80 बच्चों को भी रखें तो 960 के करीब बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे तो कई सारे आते हैं, फिर वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हाँ, ये बच्चा यहाँ पे जाएगा, ये बच्चा वो है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो आपका स्कूल है, अज्यूम करो कि वो एक किंगडम है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ, बातों को ध्यान दो। ऐसा मत सोचो कि क्या पढ़ा रहे हो सर, क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो समझ लो आपका स्कूल जो है वो एक किंगडम है। उसी तरीके से हमारा एक किंगडम होता है एनिमल्स का। ओके, तो स्कूल अगर आपका एक किंगडम है, तो वहाँ पे बच्चे जो हैं, जो बच्चे आते हैं वहाँ पे, उनको प्रॉपरली डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनको डिवाइड किया गया है क्लासेस में। क्लासेस जैसे हो गई हम लोगों का, एक मिनट में थोड़ा सा प्रॉपर लिखूँ यहाँ पे और बढ़िया कलर चुन लूँ। चलिए, तो क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस? अब इसमें बहुत सारी क्लासेस हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लेके आप तक 10th तक का होगा। ठीक है, तो समझ लो कोई बच्चा आया यहाँ पे, बच्चा पहली बार पढ़ने जा रहा है, 3 साल का है। हाँ, इसको LKG में डाल दो, UKG में डाल दो, मैंने वो सब लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से उस बच्चे को वहाँ पे रखा गया। और फिर उसके बाद बात आई, समझ लो आप अपना एडमिशन करवाने गए 10th में। ठीक है, और कई सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि डिवीज़न A में स्मार्ट बच्चे, डिवीज़न B में थोड़े वीक बच्चे, डिवीज़न C में थोड़े और वीक बच्चे, ऐसा होता है। हालांकि बहुत सारे जगहों पर तो डायरेक्टली डिवाइड कर देते, इसको इसमें रैंडमली। ठीक है, तो आप 10th में हो, 10th में फिर आपका 2 डिवीज़न में बटा रहता है। 10th ही नहीं, हर एक क्लास बटा रहता है। समझ लो 2 डिवीज़न है आपके स्कूल में, A और B। ठीक है, तो A डिवीज़न में हो सकता है आपको डाल दिया जाए, B डिवीज़न में आपको दोस्त को डाल दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। बच्चे कितने थे हमारे पास? टोटल बच्चे थे लगभग 960 के करीब। ठीक है, अगर मैं एक क्लास में 80 बच्चों को समझूँ, फर्स्ट से 12th की बात कर रहा हूँ मैं, LKG UKG की बाकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे थे हमारे पास 960। इसके बाद हम लोगों ने इनको क्लासीफाई कर दिया कई सारे क्लासेस में। तो 80 80 80 80 80 80 करके ये हमारे पास बट गए। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास 12 कॉलम मिलेंगे। और फिर ये 80 बच्चे जो बटे हुए थे, इनको हम लोगों ने फिर 2 डिवीज़न में क्लासीफाई किया। कौन सा 2 डिवीज़न? एक हो गया 40 A डिवीज़न, और एक डिवीज़न में 40, ये हो गया B डिवीज़न। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में भी जस्ट वही चीज़ है कि आपके जो एनिमल्स हैं, हर एक एनिमल को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास आपके क्लास में कोई 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो आपके टीचर ने बोला कि इन 50 बच्चों का प्रॉपरली आप लोग डिवीज़न करो, इनको अच्छे से डिवाइड करो। तो डिवाइड जब आप करने जाओगे तो आप टीचर से बोलोगे मैम किस बेसिस पे? क्या शरारती बच्चों का डिवीज़न करना है, क्या पढ़ने वालों बच्चों का करना है, डिसिप्लिन में रहने के बेसिस पे करना है? मतलब कौन सी चीज़ पे मैं क्लासीफाई करूं? क्योंकि इंसान तो सब है, ऐसा तो है नहीं कि 2 बंदर है 2 हाथी है क्लासीफाई कर दो, ऐसा नहीं है ना। इंसान तो सब है, बट सबको हमें क्लासीफाई करना है कि कौन से बेसिस पे करें। समझ लो आपके टीचर ने बोला कि पढ़ाई के बेसिस पे करो, तो आप लोग उसमें हो सकता है 3 ग्रुप बनाओ। पहले ग्रुप में वो लोग जो स्कॉलर है, दूसरे ग्रुप में वो लोग जो टॉपर है, तीसरे ग्रुप में वो लोग जो थोड़े मीडियम है, और चौथे ग्रुप में वो आगे जो लो स्कोरर है। ठीक है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा आप यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो स्मार्ट बच्चों में अभी कुछ बच्चे आपके ऐसे हैं जो अपने आप को स्मार्ट बनते हैं, बट वो स्मार्ट है नहीं, तो आपने उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। टॉपर बच्चों में रैंक 1 और 2 को एक साथ रख दिया, बाकी 5 तक का एक साथ रख दिया। मीडियम स्कोरर में वो बच्चे जो अक्सर पास हो जाते हैं, और कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास आ जाते हैं, उनको भी आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लोअर में वो बच्चे जो लगभग पासिंग रैंक लाते हैं, और वो बच्चे जो फेल हो जाते हैं। इस तरीके से आपने सबको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक बेसिस चाहिए, तो उस बेसिस पे आप उनको क्लासीफाई करोगे। वही होता है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। किसी भी एनिमल को अगर मुझे क्लासीफाई करना है तो उसके क्राइटेरिया मुझे देखने पड़ेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं ये चार्ट आपके लिए कंप्लीट कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसमें पूरा 5 मिनट लिया है, इस एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पहले कॉलम में क्या आएगा, पहले कॉलम में आएगा प्रोकैरियोटिक। सर प्रोकैरियोटिक मतलब होता क्या है, प्रोकैरियोटिक मतलब देखो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ये प्रो और कैरियो। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइम की चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट करते चलो। अगर आपके पास कोई रफ बुक होगी तो उसमें पहले ऐसा रफली नोट करते जाओ और फिर उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक में इसको बढ़िया से सजा दो, समझे। जैसे हम लोग चीज़ें खरीदते हैं बाज़ार में से तो ऐसे ट्रॉली में भर के लेकर आ जाते हैं, बट उसके बाद घर पे आने के बाद उसको सेटल किया जाता है कि हाँ ये किचन का सामान है, वहाँ रख दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो वैसे ही आपको यहाँ पे रफली लिख लेना है और फिर उसके बाद बढ़िया से इसको नोट्स में सेटल करो। तो प्रोकैरियोटिक जो है ये 2 वर्ड में बटा हुआ है। प्रो मतलब प्रिमिटिव चीज़ें, ट्रेडिशनल, और कैरियो, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। अब इसमें आप लोग बोलोगे सर ट्रेडिशनल न्यूक्लियस, नहीं, इसका मतलब होता है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियस होगा बट वो डेवलप्ड नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है। तो वो होता है हमारा प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में आएगा प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और इसके लिए आप लोग पिछला वीडियो भी अच्छे से देख सकते हो, उसमें भी इसको फिल किया है। और फिर दूसरे में आएगा आपका यूकैरियोटिक। सर यूकैरियोटिक मतलब, यूकैरियोटिक, कैरियो मतलब क्या, न्यूक्लियस, यू मतलब क्या, न्यू, ठीक है। यू मतलब आप लोग यहाँ पे डेवलप्ड बोल सकते हो, वेल डेवलप्ड। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस जिनका वेल डेवलप्ड है वो आते हैं यूकैरियोटिक में, और जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं आते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक में। अब बोलोगे सर न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस देखो इवेंचुअली सबसे छोटे पार्टिकल जो एटम होता है, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसके लिए अगर आप लोगों ने साइंस 1 किया होगा तो आप लोगों को वो अच्छे से मालूम होगा, ठीक है। मैं उतना भी ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊँगा वरना कुछ ज़्यादा ही बेसिक हो जाएगा। उसके बाद ये बटा हुआ है 2 पार्ट में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी हमारे यूकैरियोटिक है वो फिर 2 पार्ट में बटे हुए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर में हमारा जो किंगडम आता है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। कौन है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। ये एक ही ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। अब यहाँ पे भी आपको क्राइटेरिया दिख रहा होगा कि जानवर तो है, सबसे पहले चेक करेंगे क्या उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। अगर वेल डेवलप्ड है तो उसको रखेंगे यूकैरियोटिक में, वेल डेवलप्ड नहीं है तो उसको रखेंगे प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग चेक करोगे कि क्या ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले तो आप लोग देखोगे कि वो यूकैरियोटिक तो नहीं है। अगर वो यूकैरियोटिक है तो आप लोग डायरेक्टली उसको मोनेरा में रख दोगे, ठीक है। अगर वो प्रोकैरियोटिक निकलता है तो फिर आगे आप और चेक करोगे कि क्या ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब होता है वो एनिमल जिनके पास सिंगल सेल होता है, ठीक है, मतलब एक ही सेल होगा। अब यहाँ पे एवर रेडी बाकी सेल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सेल मतलब क्या होता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लेटर है ए, तो ये ए जो है इसके साथ में अगर 2 लेटर और जोड़ दूँ तो मुझे मिलेगा ऐप। तो यहाँ पे एक वर्ड बन गया। पहले तो ये लेटर था बट इसके साथ 2 और लेटर जुड़ गए तो ये एक वर्ड बन गया, ठीक है। अब इसके साथ मैं कुछ और वर्ड को जोड़ दूं, जैसे आई यूज़ को मैं यहाँ पे जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा एक प्रॉपर सेंटेंस। तो इसी तरीके से सेल जो होता है वो आपका सबसे बेसिक चीज़ होता है आपके बॉडी का, और ये फंक्शनल चीज़ होता है। सेल का बहुत सारा फंक्शन होता है। आप लोग सेल के फंक्शंस 8वें चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे बेसिक क्या था, हमारा लेटर था। लेटर के बाद वर्ड बना, कई वर्ड से सेंटेंस बना, कई सेंटेंस से पैराग्राफ बना, कई पैराग्राफ से चैप्टर बना, कई चैप्टर से एक बुक बनी, समझे। अब मैं उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, यहीं तक रहते। तो यहाँ पे जो आपका लेटर था वो सबसे बेसिक पार्ट हुआ। उसी तरीके से हमारी बॉडी में सबसे बेसिक पार्ट होता है सेल। और आप कहीं से भी आपके हाथ से समझ लो खून निकल रहा है, उस खून को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सेल्स नजर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारे सेल्स है, मतलब आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। वहीं पे कई ऐसे जानवर होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा के पास देखो ये एक सेल होता है, ये देखो यहाँ पे सेल है, और इसी सेल में होता है न्यूक्लियस। अब आपको न्यूक्लियस भी समझ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, किंगडम प्रोटिस्टा। चलिए अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पहले तो हमें अगर पता चल गया कि हाँ यूनिसेलुलर है, डाल दो इसको किंगडम प्रोटिस्टा में। अब आपको पता चला कि वो मल्टी सेलुलर तो नहीं है, अब आपने चेक किया तो पता चला वो मल्टी सेलुलर है। तो अब मल्टी सेलुलर है तो हम लोग डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो इसके लिए फिर क्राइटेरिया चेक करोगे। आप चेक करोगे क्या वो सेल वॉल के साथ है। पहले बॉक्स में आएगा विथ सेल वॉल और दूसरे बॉक्स में आएगा विदाउट सेल वॉल। मतलब क्या वो सेल वॉल के साथ है या फिर सेल वॉल के साथ नहीं है। सेल वॉल देखो एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है सेल के आजू बाजू, और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। तो अगर उसमें सेल वॉल नहीं है
तो उसको आप लोग डाल दोगे किंगडम एनिमेलिया में। अगर उसके पास सेल वॉल है तो फिर से आप लोग दो क्राइटेरिया देखोगे। कौन सा दो क्राइटेरिया? एक क्राइटेरिया देखोगे कि क्या वो ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है। क्या वो ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब वो लोग जो आप लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग भी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसा मत बोलना कि सर मैं तो अपना खाना खुद बना लेता हूँ, ठीक है, मैगी बना लेता हूँ, खा लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ, पी लेता हूँ। नहीं नहीं, आप लोग कहाँ उसको खुद से बना रहे हो। आप चाय बनाने के लिए चाय पत्ती तो लाने जाते हो ना, तो आप लोग डिपेंडेंट हो। चाय पत्ती नहीं रहेगी, चाय कहाँ से बनाओगे बोलो। तो हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद ब खुद प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लांट है, प्लांट जाता है क्या 10 रुपया किलो आलू लेने या फिर 20 रुपया किलो प्याज लेने, किसी के पास वो नहीं जाता है। उसके पास क्लोरोफिल है, उसके पास सनलाइट है, उसके पास सब कुछ है, वो अपना खाना खुद बना लेता है। इसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। वरना बोलोगे सर हमारे पेरेंट्स भी खुद खाना बनाते हैं, मैं भी खुद खाना बनाता हूँ, क्या मैं भी ऑटोट्रॉफिक हूँ? नहीं, जो दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंड है वो हेट्रोट्रॉफिक, जो खुद खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो अगर वो खुद खाना बना लेता है तो उसको मैं किंगडम प्लांटे में डाल दूंगा। अगर वो खुद खाना नहीं बना सकते तो उसको किंगडम फंजाई में डाल दूंगा। विदाउट सेल वॉल की बात हो रही है, सॉरी विथ सेल वॉल की बात हो रही है। और जब विदाउट सेल वॉल होगा तब तो उसको मैं डायरेक्टली किंगडम एनिमेलिया में डाल दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझा होगा। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। समझ लो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म आया, समझ लो आपके पास हाथी आया, आपको हाथी को क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हाथी का न्यूक्लियस चेक करोगे कि क्या हाथी का न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, मतलब वो वेल डेवलप्ड है या फिर वेल डेवलप्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपने चेक किया तो पता चला वेल डेवलप्ड है, तो प्रोकैरियोटिक में उसको नहीं रखोगे। वेल डेवलप्ड पता चला तो आप लोग और चीज़ें देखोगे कि क्या हाथी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो हाथी तो मल्टी सेलुलर होता है, उसके कहीं से भी आप बॉडी में सुई चुभा के जो भी निकालो सेल जरूर आएगा, ठीक है। तो यूनिसेलुलर होता तो इसमें डाल देते, बट वो यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है। फिर चेक करोगे क्या उसके पास सेल वॉल है या फिर सेल वॉल नहीं है। पता चला सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो उसको किंगडम एनिमेलिया में आप डाल दोगे। और अगर सेल वॉल होता तो फिर आप चेक करते कि क्या ये खुद खाना बना सकता है, फिर नहीं बना सकता है। फॉर एग्जांपल अगर नहीं होता, सॉरी फॉर एग्जांपल होता, ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसकी तो इसमें होता है और एनिमेलिया में नहीं होता है। तो सेल वॉल नहीं था तो एनिमेलिया में डाल दिया। फॉर एग्जांपल सेल वॉल होता तो आप चेक करते कि क्या ये खुद खाना बनाता है फिर डिपेंड रहता है। पता चला वो डिपेंड रहता है तो आप उसको किंगडम फंजाई में डाल देते, और अगर नहीं डिपेंड, खुद के ऊपर डिपेंड रहता तो प्लांटे में डाल देते। बट यहाँ तो इसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता, डायरेक्ट इसको एनिमेलिया में डाल दिया गया। तो इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है, समझे। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी समझ में आया होगा क्राइटेरियाज जो यूज़ होते हैं। तो हम लोग सबको नहीं पढ़ने वाले, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया को, और अगले साल हम लोग प्लांटे और बाकी सबको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले जो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं थियोरी टाइप में, उनको हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। You must be looking varieties of animals around you. Some animals are too small, whereas some are too big. Some animals are terrestrial, whereas some are aquatic. Some animals crawl on land, some swim in water, whereas some fly in air. आप लोग आजू बाजू बहुत सारे एनिमल देखते हो। कुछ एनिमल बहुत छोटे, कुछ एनिमल बहुत बड़े, कुछ एनिमल पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल ज़मीन पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स क्रॉल मतलब रेंगते हैं, चलते हैं लैंड पे, और कुछ एनिमल स्विम करते हैं, तो वहीं कुछ एनिमल उड़ते भी हैं। देखा होगा आप लोगों ने। कुछ एनिमल्स के पास स्केल रहता है स्किन पे। स्केल मतलब क्या, आपकी जो फिश है, फिश के ऊपर देखोगे ऐसा 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 आप लोगों का पार्ट होता है, ठीक है। फोटो वगैरह देखा होगा तो ऐसे ऐसे रहता है, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्केल्स। तो कुछ एनिमल्स के पास स्केल होता है, कुछ लोगों के पास फीदर्स होता है। फीदर्स मतलब आप पीजन की बात करो, समझ लो एक कबूतर है तो कबूतर के पंख आप लोगों ने देखा होगा, वो फीदर होता है, ठीक है, स्किन में फीदर। और कुछ लोगों के पास हेयर होता है, जैसे कई सारे एनिमल्स को आप लोग देख सकते हो हेयर से पूरा भरे हुए रहते हैं, ठीक है। इस वे में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो अगर मुझे एनिमल्स के बारे में पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा इतने सारे एनिमल को। आज भाई कैट आज तुझे पढ़ लेता हूँ, कल डॉगी मैं तुझे पढ़ लूँगा, कल कॉकरोच मैं तुझे पढ़ लूँगा, कल एनालिडा मतलब कल मैं अर्थवॉर्म को पढ़ लूँगा, कल मैं इसको पढ़ लूँगा। ऐसे पढ़ने जाओगे तो आपको जीना पड़ेगा 7 मिलियन डेज, 70 लाख दिन आपको जीना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको पूरी पढ़ाई करनी है एनिमल्स के बारे में तो आपको उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे अर्थ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ खाली मैं बोल रहा हूँ, स्पीशीज़ मतलब एक ग्रुप है जिसमें कुछ एनिमल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैट और टाइगर जो है वो एक ही ग्रुप, एक ही स्पीशीज़ में आते हैं, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना ये उसकी मौसी वैसी, पता नहीं क्या बोलते हो, ठीक है। तो एक ही स्पीशीज़ में आता है वो। वैसे तो बहुत सारे एनिमल होंगे, तो एक एक करके सबको पढ़ने जाओगे कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम लोग, इम्पॉसिबल है ये स्टडी करना। हालांकि अगर हम लोगों की उम्र अनलिमिटेड होती तो ये पॉसिबल होता, बट ये इम्पॉसिबल है। तो अगर हम लोग एनिमल को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दें तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी।
उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें सिमिलर है। जैसे आपके क्लास में 5 बच्चे ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, 45 बच्चे ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो अगर 5 बच्चों को आप लोग एक ग्रुप में कर दो, 45 बच्चों को एक ग्रुप में कर दो, तो अगर कोई एग्जामिनर आएगा तो उसके लिए ईजी पड़ेगा कि हाँ इधर 5 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को बुला के उसका टेस्ट ले लिया गया, तो उसका टेस्ट लिया तो अच्छा खासा मार्क्स आया, तो पता चल गया हाँ ये ग्रुप अच्छे बच्चों का है, तो इसमें से अगर इसका 20 में से 19 आया तो बाकी बच्चों का भी 19-18, 19-18, 19-20 ऐसा होएगा। और बाकी 45 बच्चों में उसने किसी एक का बुला के चेक किया तो पता चला 20 में से 7 आया, तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ बच्चों का 6 आएगा, कुछ बच्चों का 8 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम लोग किसी भी ग्रुप के एक एनिमल को स्टडी कर लेंगे तो पूरे ग्रुप की हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 बच्चे थे, मैंने एक बच्चे को एग्जामिन किया तो मुझे बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल गई। 45 बच्चे थे, किसी एक बच्चे के बारे में मैंने देखा तो मुझे 45 की जानकारी मिल गई। तो इसीलिए हम लोग उनको डिवाइड करते हैं। आगे आपको वही दे के रखा है, बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बेनिफिट्स आपको 2 मार्क का आया था, 4 पॉइंट लिखना था 2019 के बोर्ड के पेपर में, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ चैप्टर पढ़ो। एक्सरसाइज पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें फालतू पढ़ लोगे, कुछ चीज़ें आपके लिए छूट जाएंगी, बट चैप्टर पढ़ोगे तो सब कुछ उसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिट्स देखते हैं अभी क्या क्या है। तो बेनिफिट्स को अभी हम लोग पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल बिकम्स कन्वीनियंट, मतलब जो भी एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाती है। सोचो ना, अगर आपको अभी देखो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोगों को तकरीबन 1000 से 2000 एनिमल्स के बारे में पता चल जाएगा, समझे। तो सोचो आप लोग अभी 1 घंटे के लेक्चर में 1000 से 2000 एनिमल के बारे में पढ़ ले रहे हो, मतलब अगर कुछ साल लगाओ तो आप लोग 7 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में पढ़ सकते हो। तो स्टडी ईजियर बन जाती है अगर हम लोग क्लासीफाई कर दें एनिमल्स को। जैसे वहाँ पे 50 बच्चे थे, इसलिए मैं वो ग्रुप को जो भी एग्जांपल था उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो 5 बच्चे थे, 45 बच्चे थे, तो 50 बच्चों को एक एक बार में एग्जामिन अगर करने जाते तो उनको लग जाते महीने। आज इस बच्चे को किया, कल इस बच्चे को किया, आज जल्दी हो गया तो आज एक ही दिन में 2 को कर लिया, ऐसे ऐसे 1 महीना लग जाता। बट अगर उसने ऐसा किया तो उसको एक ही दिन में मिल गया। एक वॉलंटियर को उधर भेज दिया इस ग्रुप में, एक वॉलंटियर को इस ग्रुप में भेज दिया, एक एक का टेस्ट लिया, पता चल गया कि ये ग्रुप की क्या खासियत है, ये ग्रुप की क्या खासियत है। जैसे आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो आपका ग्रुप अच्छे बच्चों के साथ होगा, आप अगर गंदे बच्चे हैं तो आपका ग्रुप गंदे बच्चों के साथ होगा, आप अगर गाली गलौज करते, मारपीट करते तो आपकी उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती होगी, आप अगर अच्छे बच्चे पढ़ाई करते तो आप लोगों को आप पढ़ाकू के साथ दोस्ती होगी। तो आपका जो ग्रुप रहता है सेपरेट रहता है, स्कूल में सबका ग्रुप होता है अपना अपना। हमारा भी 6-7 लोगों का ग्रुप था क्लासेस स्कूल में, तो अगर हमारे ग्रुप में से किसी को भी पूछ लेते थे तो 19-20 का फ़र्क रह जाता था। जैसे अभी मेरे ग्रुप में कुछ 6-7 बच्चे थे, समझ लो कभी कोई सवाल पूछा किसी ने हमारे ग्रुप से, तो हमारे ग्रुप में समझ लो किसी ने जवाब दे दिया, तो फिर उसको पता चल जाएगा हाँ ये स्मार्ट बच्चों का ग्रुप है, इसने जवाब दे दिया मतलब बाकी भी दे देंगे। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को बहुत ही बढ़िया से ईजियर वे में हो जाता है। बट अगर वहीं एक एक को पढ़ने जाए तो कितना मुश्किल होगा। स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंटायर एनिमल ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में से अगर मैं कुछ लोगों के बारे में जान लूँ तो मुझे पूरे ग्रुप का आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वही लेते, जो 45 बच्चे थे, 45 में से मैंने 5 का समझ लो टेस्ट ले लिया, फ्यू बोला है क्योंकि, तो 5 में से एक का आया 7, एक का आया 6, एक का आया 5, एक का आया 8, एक का आया 7, तो मुझे पता चल जाएगा कि इनकी रेंज कितनी है, 5 से लेके 8 तक की रेंज है, या फिर इसको 0 से लेके 8 तक भी बोल सकते हो। तो मतलब 45 बच्चों में कितने लोगों का भी मैं टेस्ट ले लूँ, इससे आगे नहीं जाने वाले, तो मुझे पूरे ग्रुप का आइडिया मिल जाएगा। डीप में तो नहीं मिलेगा बट आइडिया मिल जाएगा। तो इससे यही फ़ायदा होता है, समझे। थोड़े से हम लोगों अगर पढ़ लेंगे इसमें थोड़े से लोगों का, तो कुछ एनिमल के पढ़ने से हम लोगों को पूरे ग्रुप का आइडिया मिल जाएगा। एनिमल एवोल्यूशन कैसे हुआ उसका भी हमें आइडिया मिलता है। एवोल्यूशन मतलब जिस तरीके से जो चेंजेस आए, ठीक है। इसके बारे में अगर आप पोकेमॉन देखते होगे तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं कि एवोल्यूशन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो एनिमल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी, अगर हम लोगों को जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मालूम पड़ जाए तो एनिमल्स को हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझे। फॉर एग्जांपल समझ लो मैंने किसी फाइलम के बारे में पढ़ा, फाइलम वगैरह भी बताऊंगा अभी, डोंट वरी। तो समझ लो मैंने किसी फाइलम के बारे में पढ़ा है कि ये फाइलम में ऐसा ऐसा कैरेक्टर होता है, तो वो कैरेक्टर अगर मैं सामने किसी एनिमल में देख लूँ तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये एनिमल इस फाइलम का है। तो यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी जो रहेगी वो एकदम ज़्यादा होगी। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल्स विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इससे हम लोगों को एनिमल के साथ साथ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशनशिप है वो भी पता चलेगा। आप लोग अभी जब चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो ये सब भी उसमें आएगा, ठीक है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर, मतलब ये जब
आप लोग पढ़ोगे एनिमल्स के बारे में तो आप लोगों को उनका हैबिटेट के बारे में पता चलेगा। हैबिटेट मतलब किस तरीके से उनका रहन सहन है, ठीक है, और उनका एग्जैक्ट रोल क्या है नेचर में। एक होता है हैबिट, एक होता है हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट मतलब रहने का तरीका, हैबिट्स मतलब रहने का तरीका, हैबिट मतलब कहाँ पे वो रहते हैं। तो हैबिटेट मतलब कहाँ पे रहते हैं, हैबिट मतलब रहने का तरीका, रहन सहन। तो इससे आप लोगों को ये सब चीज़ें अभी थोड़ी देर में पता चलेंगी। साथ ही में हमें वेरियस एडाप्शन, एनिमल्स जो अलग अलग तरीके की एडाप्शन करते हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स जो रहते हैं वो अपना लोकोमोशन मतलब मूवमेंट अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ के पास पैरापोडिया होता है, कुछ के पास लेग्स होते हैं, कुछ लोगों के पास नेल्स होते हैं। तो मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, आप लोग अभी पढ़ोगे, डोंट वरी। तो ये सब आप लोगों को अभी पता चलेगा। इसमें से कोई 4 याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन अब शुरू करते हैं। टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासीफाई द एनिमल्स। समय समय के साथ साथ बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि एनिमल को क्लासीफाई किया जाए। वैसे ग्रीक फिलोसोफर जो एरिस्टोटल थे, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया पहले एनिमल्स को अलग अलग क्राइटेरिया लेके, जैसे बॉडी साइज हो गया, हैबिट हो गया, हैबिटेट हो गया। मतलब जो एनिमल्स बड़े हैं वो एक ग्रुप में, जो एनिमल थोड़े से छोटे हैं एक ग्रुप में, और फिर उसके बाद इनका हैबिट कैसा है मतलब रहन सहन कैसा है, और फिर हैबिटेट मतलब कहाँ पे रहते हैं, एग्जैक्ट रोल, उसके हिसाब से आगे इन्होंने क्लासीफाई किया। बट इतना काफ़ी नहीं था। इसके हिसाब से अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो भी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे आपके स्कूल में अगर आप लंबे और छोटे बच्चों में क्लासिफिकेशन करते हो तो आपके स्कूल में जैसे 3 ग्रुप मैंने बनाया, एक ग्रुप में टॉल बच्चे, एक ग्रुप में मीडियम, एक ग्रुप में थोड़े से छोटे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 3 ग्रुप मिल गया। बट ये उतना ईजियर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है बड़े बच्चों में कुछ ऐसे हों जो वीक हों, कुछ स्ट्रांग हो, कुछ हो सकता है पढ़ने में अच्छे हों, कुछ हो सकता है डिसिप्लिन ना रखते हो। तो हमें हर एक क्राइटेरिया चाहिए, एटलीस्ट इतना क्राइटेरिया चाहिए कि वहाँ पे एक्यूरेसी प्रॉपर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्लासीफाई करने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। तो फर्दर एज पर द न्यू डेवलपमेंट इन साइंस रेफरेंसेज वेयर चेंज्ड एंड देयर बाय द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन टू। तो क्योंकि डेवलपमेंट जैसा जैसा आते गया हम लोग एनिमल्स के न्यूक्लियस तक पहुंच गए, बॉडी साइज से लेके, मतलब उनका पहले हम लोग आकार देखते थे, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका कलर ऐसा है, इसकी रहन सहन ऐसा है। तो ये सब देखने के बाद हम लोगों को अभी उनके न्यूक्लियस तक पहुँच गए। हाँ, उसके बॉडी में ये ऑर्गन है, उसके ऑर्गन में ये है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे पता चलती गई। तो उसके साथ साथ क्राइटेरिया भी चेंज हो गया एनिमल क्लासिफिकेशन का। एनिमल्स को क्लासीफाई करने का जो क्राइटेरिया होता है, मतलब कौन से बेसिस पे कर रहे हो, वो भी चेंज होते गया। तो क्लासिफिकेशन जो प्रपोज किया था एरिस्टोटल ने, उसको आर्टिफिशियल मेथड बोलते हैं, क्योंकि वो उतना सिंपल मेथड था। उस बेसिस पे मैं अगर आपको बोलूँ तो आप भी क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। Besides Aristotle, artificial method of classification was followed by Theophrastus, Pliny, John Ray, Linnaeus, etc. Later on, natural system of classification was followed. उसके बाद हम लोगों ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा उनके बाद, और एरिस्टोटल का ही मेथड इन लोगों ने भी अप्लाई किया था, प्लिनी, जॉन रे, इन सब ने, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को अलग अलग क्राइटेरिया देखते हैं। अभी हम लोगों का जो पढ़ेंगे वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, वीडियो लॉन्ग होगा मुझे भी पता है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो ध्यान से। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अभी अडॉप्ट किया। पहले हम लोगों का आर्टिफिशियल मेथड था, सिंपल था, बट डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे जैसे हमें ज़्यादा चीज़ें मालूम हुई तो हम लोगों ने नया टाइप का क्लासिफिकेशन शुरू किया। तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है। पहला होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है टाइप्स ऑफ सेल्स, क्रोमोसोम्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को अलग अलग चीज़ देखने लगे, जैसे क्रोमोसोम कैसा है उसका, हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, या फिर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी कैसी है, टाइप्स ऑफ सेल्स, उसके सेल्स कौन से टाइप के हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, या फिर सेल्स में भी उसमें टाइप है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बेसिक में आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना नहीं है, सो डोंट वरी। तो टाइम के साथ साथ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो इवॉल्व होते गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने एक नया क्लासिफिकेशन शुरू किया और इसको कार्ल वुज ने दिया था, ठीक है, ये एनिमल क्लासिफिकेशन। वो सब थियरी आप भी कर सकते हो। अभी हम लोग शुरू करते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन से। पहले किस तरीके से क्लासीफाई किया गया था और अब किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट से पहले आप लोग समझ लो नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है एनिमल बॉडी के। कोई भी जानवर है, एक होता है डोर्सल साइड, एक होता है वेंट्रल साइड। डोर्सल मतलब पीछे साइड, वेंट्रल मतलब आगे साइड। फॉर एग्जांपल आपका जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो डोर्सल साइड में होता है। इवेंचुअली वो नोटोकॉर्ड ही है, बट वो
एवोल्यूशन के साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। अरे आपके पीछे की हड्डी पीठ पे जो रहती है वही, ठीक है, वही वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो डोर्सल मतलब पीछे साइड, वेंट्रल मतलब आगे साइड, इस चीज़ का ध्यान में रखो। वेंट्रल के लिए वर्ड याद रखो दिल, क्योंकि दिल आगे साइड होता है, और डोर्सल के लिए पीठ याद रखो। चलो, तो नोटोकॉर्ड एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि एनिमल की पीछे साइड प्रेजेंट रहता है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है, और वो नर्व टिश्यूज जो रहते हैं उनको आइसोलेटेड रखता है बाकी बॉडी से। जो यहाँ पे देखोगे तो ये नोटोकॉर्ड है। ये नोटोकॉर्ड क्या कर रहा है कि जो नर्व टिश्यूज है ना, इनको अलग अलग रख रहा है, वरना क्या होगा, इन लोगों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो हो सकता है अलग अलग बीमारियाँ आपके अंदर आ जाएँ, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड सबको सेपरेट रखता है, इसका यही रोल होता है। तो नोटोकॉर्ड समझ में आया क्या होता है। अब इसी नोटोकॉर्ड के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन किया गया। पहला था नॉन कॉर्डेट, दूसरा था कॉर्डेट, ठीक है। फाइलम मतलब होता है ग्रुप, आप लोग जानते होंगे, मतलब हर चीज़ को तो हम लोग ग्रुप नाम नहीं दे सकते। जैसे आपके स्कूल में क्लास होता है, फिर डिवीज़न होता है, ठीक है। तो हर जगह तो मैं क्लास बोल नहीं सकता, हर जगह मैं डिवीज़न बोल नहीं सकता, हर जगह मैं ग्रुप बोल नहीं सकता, तो इसीलिए अलग अलग नाम इसी को दिया गया है। तो क्लास, डिवीज़न, ग्रुप जैसा आपका होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे फाइलम है, फिर क्लास है, ठीक है। तो सब फाइलम है, सब फाइलम मतलब उस फाइलम का सब फाइलम, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें, तो वही होता है, ग्रुप होता है आपका, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट जो होते हैं उनके पास बॉडी में नोटोकॉर्ड से वो सपोर्टेड नहीं रहती है उनकी बॉडी, मतलब उनकी बॉडी जो रहती है वो उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर प्रेजेंट होगा तो भी वो बॉडी को सपोर्ट नहीं करेगा। नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आज आप खड़े हो पा रहे हो प्रॉपरली, क्यों? क्योंकि आपके पास वो वर्टिब्रल कॉलम है, वो बैकबोन है, ठीक है। वही नोटोकॉर्ड है आपका, बट वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया है फ्रॉम एवोल्यूशन। और जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, अभी देखो रेस्पिरेशन का अलग अलग तरीका होता है सबका। तो जो फिशेज़ होंगी, अगर आपने देखा होगा तो उनके गाल पे, यहाँ पे मतलब जो भी आप लोग बोलो फिशेज़ का, गले पे आप लोग देखोगे तो धीरे धीरे ऐसा 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 होता रहता है। तो क्या करते हैं, वो वहाँ से सांस लेते, रेस्पिरेट करते हैं। तो वही फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगे नॉन कॉर्डेट में, ठीक है। नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट भी रहेगा तो वो वेंट्रल साइड पे रहेगा, वेंट्रल मतलब आगे की साइड रहेगा, बट हम लोगों ने क्या देखा कि नर्व कॉर्ड पीछे होता है। आप लोग देखोगे तो आपसे ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। अपनी बॉडी को अगर आप लोग कंपेयर करो तो देखो, हार्ट इसमें बोला कि पीछे साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, और कभी कभी प्रेजेंट भी नहीं होगा, इसलिए बोला इफ प्रेजेंट। तो हार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो डोर्सल पे होगा, आप लोग का तो वेंट्रल है। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा तो वेंट्रल पे होगा, मतलब आगे होगा, बट आपका तो पीछे है, तो ये आपसे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन कॉर्डेट की प्रॉपर्टी है, सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि नोटोकॉर्ड से सपोर्ट प्रोवाइड नहीं रहता है, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है इनकी बॉडी में, मतलब रेस्पिरेशन का कोई वो नहीं होता इनके पास। चलिए, तो जो नॉन कॉर्डेट थे उनको आगे 10 फाइला में डिवाइड किया गया। एक होता है फाइलम, एक होता है फाइला, सिंगुलर है तो फाइलम और प्लूरल है तो फाइला, समझे। और ये फाइला कौन कौन था, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलेमिन्थस, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहो। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, यहाँ पे नीचे दिया गया है। बॉडी जो रहती है वो नोटोकॉर्ड से सपोर्टेड रहती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहेंगे, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहेंगे या फिर लंग रहेगा। जैसे आपकी बॉडी में लंग्स है, फिश की बात करें तो उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, मतलब ये आपसे काफ़ी कुछ मैच कर रहा है। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, उसमें बोला था हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो पीछे साइड प्रेजेंट रहेगा, आपका भी पीछे है, और वो हॉलो रहेगा, ठीक है। हार्ट प्रेजेंट रहेगा वेंट्रल साइड पे, तो मतलब आगे के साइड प्रेजेंट रहेगा। आप लोग भी अपनी बॉडी को देखोगे तो हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, ओके। सो ये चीज़ें हो गई कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में, इनका डिस्टिंग्विश आप लोग प्रॉपर नोट बना के लिख लो। अब हम लोग देखते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं, और फिर आपका चैप्टर बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। आपको मैं बेसिक पार्ट अगर बता दूंगा ना, देखो कहाँ पे हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, हमारा चैप्टर मेनली यहाँ से शुरू हो रहा है, फाइलम पोरीफेरा से। आपको अगर मैं फाइलम पोरीफेरा से पहले की चीज़ें बता दूँ तो ये सब की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या है इवेंचुअली यहाँ पे, तो किंगडम एनिमेलिया, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिवाइडेड है 2 सब किंगडम में। पहला सब किंगडम है नॉन कॉर्डेट, दूसरा सब किंगडम है कॉर्डेट, जैसा कि हम लोगों ने देखा। नॉन कॉर्डेट में 10 फाइलम है, कौन कौन, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलेमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। और जो सब किंगडम कॉर्डेट्स है वो आगे चल के फाइलम कॉर्डेटा बना है, और फाइलम कॉर्डेटा में फिर सब फाइलम बनाया गया है।
और उस सब फाइलम में आता है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। और ये वर्टिब्रेटा में ये 6 चीज़ें आती है, इनको हम लोग क्लास बोलते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा, पिस्कस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। वर्टिब्रेटा इसको क्यों नाम दिया गया, ये सब नोटोकॉर्ड के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को जब भी आप लोग आगे पढ़ोगे अभी तो वहाँ पे मैं आपको रिलेट करता रहूँगा, तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। चलो, अब कन्वेंशनल सिस्टम था ये क्लासिफिकेशन का, और ये आज भी प्रैक्टिस में है। ठीक है, हाउएवर नाउ अ डेज न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड, वी विल स्टडी दिस न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन ब्रीफ। अब हम लोग इनको पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में कहा था, उससे पहले देख लेते हैं। रॉबर्ट विटाकर ने देखो डिवाइड किया था 5 किंगडम में। मैं ये बात बताना आपको शुरुआती में बताना चाहिए था, भूल गया। तो रॉबर्ट विटाकर ने सभी को डिवाइड किया था 5 किंगडम में, और फिर 5 किंगडम में सब लोगों ने अपना अपना डिवाइड किया। जैसे मोनेरा को मैं डिवाइड कर लूँ, प्रोटिस्टा को मैं डिवाइड कर लूँ, मतलब लहर दौड़ पड़ती थी पहले साइंटिस्ट के मन में। ठीक है, अभी तो उतना ज़्यादा देखा नहीं जाता है, बट पहले ये रेस चलती रहती थी। जैसे एलिमेंट्स आए तो उनको क्लासीफाई करने के लिए कितने लोग भागे होंगे, आप लोगों ने तो 4 लोग के बारे में पढ़ा है, भागे होंगे 400 लोग, बट उसमें से जो लोग सफल हुए उनका नाम आ गया, जो लोग नहीं सफल हुए उनका नाम नहीं आया। तो इस तरीके से बहुत ही रेस लग जाती थी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई, जैसे इन्होंने 5 किंगडम में बांटा तो इनके लिए भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे होंगे कि कौन सा 5 किंगडम मैं बनाऊँ। तो हम लोगों ने देखा कि वो किंगडम कैसे बनाए, कौन से बेसिस पे बनाए। तो रॉबर्ट विटाकर उस रेस में जीत गए। और फिर एनिमल को बहुत सारे लोगों ने क्लासीफाई किया, हम लोगों ने बहुत सारे नाम देखे उसमें, कार्ल वुश जीते, और मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग रहते थे। तो पहले ये बहुत ही बढ़िया रहता था, बहुत ही मज़ेदार रहता था कि हाँ थोड़ा सा उसको पीछे कर दूँ, थोड़ा सा इसको आगे कर दूँ। आजकल ये चीज़ें स्कूल में भी देखी जाती है। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनके क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल में बोला कि जब आप टीचर ने आपको बोला कि इन बच्चों को डिवाइड करो, तो आप बोलोगे ना मैम किस बेसिस पे। अब आपको बोल दिया तो आप ऐसे तो नहीं डिवाइड कर दोगे, रमेश तू इधर चले जा, गणेश तू इधर चले जा, ऐसे तो कर नहीं दोगे। आप पूछोगे ना टीचर कौन से बेसिस पे, पढ़ाई के बेसिस पे, डिसिप्लिन के बेसिस पे। डिसिप्लिन की बात करें तो ये बच्चे अच्छे, इनको इधर कर दो, इनके पास थोड़ा भी अनुशासन नहीं, इधर कर दो। तो वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी एनिमल्स के लिए भी होता है कुछ कुछ। तो पहला क्राइटेरिया होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्राइटेरिया होता है बॉडी सिमेट्री, तीसरा क्राइटेरिया होता है बॉडी कैविटी, चौथा क्राइटेरिया होता है जर्माइनल लेयर, और पांचवा क्राइटेरिया होता है सेगमेंटेशन। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अलग अलग ग्रेड का होता है। ठीक है, पहला होता है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या होगा कि सेल्स तो बहुत सारे होंगे, बट उन बहुत सारे सेल से टिश्यू नहीं बनेगा। आप लोग जानते हो कि बहुत सारे सेल्स मतलब एक सेल है, फिर बहुत सारे सेल आए मतलब ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ग्रुप ऑफ सेल आया, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनती है आपकी बॉडी। जैसा मैंने वो वर्ड और पैसेज और बुक वाला पूरा रिलेट किया था कि एक लेटर से वर्ड बनता है, कई वर्ड से सेंटेंस बनता है, कई सेंटेंस से पैराग्राफ, कई पैराग्राफ से एक चैप्टर, कई चैप्टर से एक बुक। तो वही चीज़ें यहाँ पे है। तो कई सारे एनिमल में क्या होगा कि सेल तो रहेगा और उसके साथ बहुत सारे सेल रहेंगे, बट उन सेल्स से कुछ प्रॉब्लम के कारण टिश्यू नहीं बन पाएगा। तो उनको हम लोग बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक है, सिर्फ सेल लेवल तक है। इसको सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलो, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलो। तो ये पहला ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर दूसरा क्या होगा कि बहुत सारे सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, उनसे टिश्यू भी बनेगा, बट वहाँ पे टिश्यू से ऑर्गन नहीं डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गन वहाँ पे डेवलप नहीं होगा। तो इसको आप लोग बोलोगे टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सेल से टिश्यू तक के रहते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते हैं। आगे बढ़ते, एग्जाम्पल दिया गया तो हम लोग वो पढ़ेंगे। उसके बाद टिश्यू रहेगा और ग्रुप ऑफ टिश्यू भी रहेगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन भी बनेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ पे ऑर्गन तक की उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो टिश्यूज़ रहते हैं वो बहुत सारे मिलके ऑर्गन बनाते हैं। हालांकि इसमें क्या होता है कि पूरा ऑर्गन सिस्टम फिर भी नहीं बन पाता है, मतलब पूरी बॉडी प्रॉपरली नहीं बन पाती है। इसलिए आप लोग एनिमल्स को देखोगे तो कुछ ऐसे रहते, कुछ वैसे रहते हैं। ठीक है, तो
चारों क्राइटेरिया आपको समझ में आया। पहला था सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल रहेगा, ग्रुप ऑफ सेल रहेगा बट टिश्यू नहीं बनेगा। दूसरा था टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू रहेगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू रहेगा बट ऑर्गन नहीं बनेगा। तीसरा था ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कई सारे ऑर्गन्स तो रहेंगे, कई सारे टिश्यूज रहेंगे, ऑर्गन भी बनेगा बट उससे पूरी बॉडी नहीं बन पाएगी, पूरा सिस्टम नहीं बन पाएगा। और फिर चौथा आप लोगों का पूरा सिस्टम हो जाता है, जो कि इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो शुरुआत में कुछ लाइन दी गई थी जिनको मैंने नहीं बताया, इनको भी देख लेते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिसेलुलर एनिमल की होती है उनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, क्योंकि देखो पहले मैंने क्या बताया कि सेल रहता है, ग्रुप ऑफ सेल रहता है, तो उसको हम लोग सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो खाली अगर एक ही सेल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसके लिए यही बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। समझे सभी चीज़ें? ये था पहला क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया में बहुत सारे एनिमल क्लासिफिकेशन हो गए, मतलब बहुत सारे एनिमल क्लासीफाई हो गए। फिर क्या प्रॉब्लम आई कि अभी भी बहुत सारे, एक ग्रुप में बहुत सारे एनिमल आ जा रहे हैं और उनके अंदर भी बहुत सारी सिमिलरिटी है, बहुत सारी डिससिमिलरिटी है, मतलब एक और क्राइटेरिया चाहिए। जैसे आप लोगों ने पढ़ने वाले बच्चों में डिवीज़न किया, तो आप लोगों ने क्या किया कि जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको एक साथ और जो फेल हो जाते हैं उनको एक साथ कर दिया। फिर प्रॉब्लम क्या आई कि जो अच्छे मार्क्स लाते थे उसमें कुछ लोग टॉपर हैं और कुछ लोग पासिंग तक रहते हैं। फेलियर वाले में कुछ लोग 0 लाते हैं, कुछ लोग जस्ट लाइन पे रुक जाते हैं, मतलब 35 लाना है 34 पे रुक जाते हैं। तो मतलब आपको वहाँ पे लगा कि हाँ थोड़ा सा और क्लासीफाई मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं जो रैंकर है उनको एक ग्रुप में डाल दूँ और जो पासिंग तक लाते हैं उनको थोड़ा सा अलग कर दूँ। तो इसलिए हमारे पास एक नया क्राइटेरिया आया जिसको बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। क्या बोलते हैं उसको? बॉडी सिमेट्री। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम बोर्ड क्वेश्चन में आ चुका है और इसके वजह से मुझे 3 मार्क्स इजीली मिल गए थे क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके गया था। तो आप लोग भी इनकी प्रैक्टिस करो डायग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि मैं बॉडी सिमेट्री बताने के बाद इसको मैं आपको भर के बताता हूँ कैसा रहेगा। तो ये 4 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अलावा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ पे दिया नहीं था। तो इसमें पूरी बॉडी बनेगी आपकी, ठीक है। और पूरी बॉडी बनेगी तो आप ऐसे दिखोगे, वरना फिर एनिमल वगैरह की तरह दिखोगे, पूरी बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गन भी रहेगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन भी रहेगा और ऑर्गन से बहुत सारी बॉडी भी बनेगी, मतलब बहुत सारे ऑर्गन से बॉडी भी बनेगी। तो वो तो हो गया। बॉडी सिमेट्री देखते हैं। बॉडी सिमेट्री इवेंचुअली एक थोड़ा सा वियर्ड टॉपिक है, इजी टॉपिक है बट मतलब क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा वियर्ड टॉपिक है। बॉडी सिमेट्री में क्या होता है कि कोई भी आपकी बॉडी से एक एक्सिस पे अगर हम लोग कट करें आपको, ठीक है, आपको कट करें या फिर किसी और को, किसी को भी, समझ लो मेरे पास एक बॉटल है, बॉटल को मुझे कट करना है, तो इमेजिनरी एक्सिस से मैं अगर इसको कट करूं, मतलब सच में नहीं, इमेजिनरी अगर मैं इसको कट करूं तो हो सकता है कि इससे मुझे 2 इक्वल हाफ्स मिले। फॉर एग्जांपल देख लो, मेरे पास यहाँ पे एक बॉटल है, ये मेरी बॉटल इस तरीके की है, हालांकि ये आम ज़्यादा लग रहा है। तो इस आम को अगर मैं यहाँ से काटूँ तो हो सकता है मुझे 2 इक्वल पार्ट भी मिल जाएँ। देखो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब इक्वल पार्ट नहीं मिल रहा है। बट मेरे पास यहाँ पे अगर एक बॉल है, इसको मैं काटूँ तो यहाँ पे मुझे इक्वल पार्ट मिल जाएगा। हालांकि डायग्राम में नहीं मिला है बट हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। तो इस बेसिस पर भी 3 ग्रुप बनाए गए। पहला ग्रुप क्या? असिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है। असिमेट्रिकल बॉडी में क्या होगा कि असिमेट्रिकल बॉडी में आप लोगों का जो बॉडी होगा वहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सिस नहीं होगा कि जहाँ से काट के 2 हाफ्स मिले, ठीक है। इमेजिनरी मतलब कट करते, सच में ऐसा कुछ करते नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरीके का फिगर है, समझ लो ये मेरा जूता है, ठीक है। अगर मैं जूते को यहाँ से काटूँ तो भी मुझे इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा, यहाँ से काटूँ तो भी नहीं मिलेगा, यहाँ से काटूँ तो भी नहीं, यहाँ से काटूँ तो भी नहीं, मतलब जान लगा लो कहीं से भी काट लो, आपको 2 इक्वल पार्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो वो होता है असिमेट्रिकल बॉडी। फिगर यहाँ पे देख सकते हो। इसको कहाँ से काट के 2 इक्वल पार्ट लाओगे? यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से कहीं से भी काट दो नहीं मिलने वाला है। दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आप लोग यहाँ से भी काट के ला सकते हो 2 पार्ट, यहाँ से भी काट के ला सकते हो, यहाँ से भी काट के ला सकते हो, यहाँ से भी काट के ला सकते हो, यहाँ से भी, मतलब इसमें बहुत सारे रेडियस बनेंगे, मतलब बहुत सारे इसमें रेडियस जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से फुटबॉल को आप लोग कहीं से भी काटो आपको इक्वल पार्ट मिलने ही वाला है। तो इस केस में बहुत सारे ऐसे एक्सिस होंगे जहाँ से इक्वल पार्ट मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। और ये रेडियल रेडियस से नाम आता है, समझे। जैसे यहाँ पे देखो, ये एनिमल को यहाँ से काटा गया, यहाँ से इक्वल पार्ट मिला, यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला, कहीं से भी उसको काटो इक्वल पार्ट मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल अगर सही शेप में है तो उसको कहीं से भी आप लोग काटोगे 2 इक्वल पार्ट मिलेगा। हालांकि आप अगर ऐसे काटोगे ऐसे काटोगे तो नहीं मिलने वाला है, बट रेडियली अगर उसको प्रॉपरली काटोगे तो आपको 2 इक्वल पार्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल।
अब यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक ही ऐसा एक्सिस होगा। इसमें क्या था, इसमें बहुत सारे एक्सिस थे। हाँ, यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है। इसमें क्या था, एक भी ऐसा एक्सिस नहीं था कि जहाँ से मिले। बाइलेटरल में आपका एक ही एक्सिस रहेगा जहाँ से आप लोगों को इक्वल पार्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये दिया गया है, अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ, हालांकि ये 3D इमेज है तो मैं कट कर नहीं सकता, ठीक है, जैसे काटा है उसी तरीके से देखो। इसको जब कट किया गया देखो तो इसका यहाँ पे एक सींग यहाँ गया, एक आंख यहाँ गई, आधी नाक यहाँ, आधा मुंह यहाँ, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, इस तरीके से इसका पूरी तरीके से मिला। बट अगर मैं इसको यहाँ से काटता तो मुझे इक्वल पार्ट नहीं मिलता, क्योंकि इधर मुंडी बड़ी हो जाती, पूँछ इधर आ गई आधी, ठीक है, 2 पैर वहाँ गए, 2 पैर यहाँ गए, ठीक है, बट दोनों आंखें यहाँ आ गई। तो मतलब यहाँ पे इस तरीके से नहीं मिलता, इस तरीके से भी नहीं मिल सकता, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। बट यहाँ पे एक ऐसा पार्ट है जहाँ से मुझे मिल जाएगा। 3D में वहाँ पे काटा गया तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता उसको। तो एक पार्ट तो है यहाँ पे जहाँ से मुझे मिल जाएगा, तो उसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब सिर्फ एक ही ऐसा एक्सिस रहेगा जहाँ से आप लोगों को 2 इक्वल पार्ट मिलने वाले हैं। तीनों समझा? तीनों को अपने वर्ड्स में लिख लो। असिमेट्रिकल मतलब नहीं मिलेगा, रेडियली सिमेट्रिकल मतलब कई सारे एक्सिस से मिलेगा, सेंटर से अगर हम लोग काटें, ठीक है, और बाइलेटरल मतलब एक ही जगह से मिलेगा। अब बात करते हैं जर्म लेयर की। तो क्या होता है जब आप लोगों का बॉडी फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो वो साथ मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद आपकी बॉडी में कुछ जर्म लेयर्स बनने लगती है। अब ये आप लोग वो जर्म्स मत समझो जो जर्म्स रहते हैं, ठीक है, हमेशा जर्म्स वैसे ही नहीं रहते। तो जर्माइनल लेयर बनती है आपकी बॉडी में, और वो लेयर बनते समय कभी कभी क्या होता है कि जो मेसोडर्म रहता है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है, वहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं डेड लेयर। तो अगर ये मेसोडर्म प्रेजेंट है, असल में बहुत सारे उसमें स्टेजेस होते हैं, जाइगोट के बाद ग्रास्टुला, ब्रेस्टुला, ऐसा बहुत सारा स्टेज होता है। तो इसमें क्या होगा कि जर्माइनल लेयर बनते समय जब भी आपका टिश्यू जो आपका फॉर्म होता है वो जर्माइनल लेयर से ही बनता है, समझे। जर्माइनल लेयर नहीं रहेगा, मतलब जर्म लेयर नहीं रहेगा तो टिश्यू आपका नहीं बनेगा। तो इसीलिए पहले जर्म लेयर्स बनती है, फिर टिश्यू बनती है, फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे तैयार होती है, समझे। तो एंडोडर्म होता है और एक एक्टोडर्म होता है। बाहर वाला जो लेयर है उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, अंदर वाले लेयर को बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि जर्माइनल लेयर जो रहेगा वो तीन रहेगा, एक रहेगा मेसोडर्म, एक रहेगा एंडोडर्म, ये रहेगा एक्टोडर्म। तो यहाँ पे तीन लेयर है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट वहीं अगर मेसोडर्म एब्सेंट है, मतलब वो डेड लेयर है, तो वहाँ पे मैं उसको बोलूँगा डिप्लोब्लास्टिक। डाई मतलब डबल, ट्राई मतलब 3। तो ये 2 बेसिस और चुना गया। बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही थी कि अभी भी सही से क्लासीफाई नहीं हो पा रहा है, तो एक और क्राइटेरिया लाया गया जिसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं सिलोम। इसमें क्या होगा, देखो आपके बॉडी में भी कई सारी कैविटीज़ रहती है, ठीक है। जैसे दांत में कैविटी होती है, कैविटी का मतलब तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि कीड़ा लगना, नहीं, कैविटी का मतलब होता है स्पेस हो जाना। फॉर एग्जांपल आपका ये दांत है, पहले पूरा फुल था, बट फिर प्रॉब्लम क्या आई, आप लोगों ने बहुत सारी चॉकलेट खाई तो यहाँ पे कैविटी हो गई, मतलब जगह थोड़ी सी ज़्यादा खाली हो गई, जिसके कारण बहुत सारा खाना वहाँ पे फंस रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी कैविटी को हटाया जाता है। तो ये जो बॉडी कैविटी है, इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी कई जगहों पर कैविटी रहती है, ठीक है। तो उसी कैविटी को हम लोग बोलते हैं सिलोम। अब कुछ एनिमल्स के अंदर होगी, कुछ एनिमल्स के अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो इसको कैसे किया गया, देखो आपका जो मेसोडर्म है ना, उस मेसोडर्म के कारण आपकी बॉडी में कैविटीज़ बनती हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी कैविटी है और वो मेसोडर्म से बनी है, एक और क्राइटेरिया है, और मेसोडर्म से बनी है, तो उसको बोलेंगे यूसिलोमेट, मतलब ट्रू। यू मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। यू मतलब ट्रू होता है, जैसे यूकैरियोटिक में तो मतलब ट्रू न्यूक्लियस। तो अगर बॉडी कैविटी है और वो मेसोडर्म से बनी है तब उसको बोलेंगे यूसिलोमेट, ठीक है। मेसोडर्म बोलो या गट बोलो। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट में क्या होगा कि बॉडी कैविटी होगी बट वो मेसोडर्म से नहीं बनी होगी। बॉडी कैविटी होगी बट वो मेसोडर्म से नहीं बनी होगी, तो उसको बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। अगला आता है हम लोगों का एसिलोमेट। एसिलोमेट में बॉडी कैविटी होगी ही नहीं, मेसोडर्म होगा, एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, बट बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एसिलोमेट। अब समझ में आया, स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट और यूसिलोमेट, ठीक है। सिलोम मतलब क्या, कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी में जगह। फिर 5वां क्राइटेरिया लास्ट वाला हमारा क्या था, बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन मतलब बहुत सारे एनिमल्स जो रहते हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप केचुए को देखो तो वहाँ पे इस तरीके से आपको मार्क्स दिखेंगे बहुत सारे, मतलब उनकी बॉडी सेगमेंटेड रहती है। इसलिए कभी कभी केचुए अगर कट जाते तो भी उनके बाद उनका मूवमेंट स्टॉप नहीं होता, उनकी डेथ नहीं हो जाती, वो लोग चलते रहते हैं। तो बॉडी सेगमेंटेड रहती है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे एनिमल्स की, स्मॉलर यूनिट में, ठीक है। अगर बॉडी सेगमेंटेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेड बॉडी, और अगर बॉडी सेगमेंटेड नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसेगमेंटेड।
तो ये 5 क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे बॉडी के एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। पहला था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखा। अगर सिर्फ एक ही सेल है तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, अगर सेल है ग्रुप ऑफ सेल है तो सेल लेवल या फिर सेलुलर लेवल, ठीक है। उसके बाद अगर सेल है और टिश्यू बन रहा है तो सेल टिश्यू लेवल, और उसके बाद टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है तो टिश्यू ऑर्गन लेवल, फिर उसके बाद पूरी बॉडी बन रही है तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वो हो गया। फिर बॉडी सिमेट्री में हम लोगों ने क्या देखा, 3 टाइप की सिमेट्री। असिमेट्रिकल मतलब कहीं से भी इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा, रेडियल मतलब हर जगह से मिल जाएगा, मतलब 5 इक्वल प्लेन से आप लोगों को मिल जाएगा, 5 डिफरेंट प्लेन से। बायलेटरल में आप लोगों को एक ही जगह से मिलेगा। जर्म लेयर 2 टाइप के, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म होगा, डिप्लोब्लास्टिक में नहीं होगा। बॉडी कैविटी में देखा, स्यूडोसिलोमेट तब बोलेंगे जब मेसोडर्म से बॉडी कैविटी नहीं बनी रहेगी, तब उसको स्यूडोसिलोमेट बोलेंगे। बॉडी कैविटी नहीं होगी तो एसिलोमेट। बॉडी कैविटी मेसोडर्म से बनी या गट से बनी है तो उसको बोलेंगे यूसिलोमेट। यूसिलोमेट मतलब क्या, ट्रू बॉडी कैविटी। उसके बाद लास्ट वाला देखा हम लोगों ने बॉडी सेगमेंटेशन, मतलब अगर बॉडी सेगमेंटेड है स्मॉलर यूनिट में तो उसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंटेड, नहीं है तो अनसेगमेंटेड। अब मैं यहाँ पे आपको डायग्राम फिल करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। इवेंचुअली ये सब आपका बेसिक था, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, बट फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग फिल करते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका हेड, एज यू नो। ये है आपका माउथ, बच्चों वाली चीज़ें हैं। बच्चों वाली चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। आपका लंग्स, ये है आपका हार्ट, ये है आपका लीवर बड़ा वाला, और यहाँ पे छोटा वाला क्या है, किडनी है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका आर्म बोन है। ये क्या है आपका, ये है आपका फोर हैंड। ये क्या है आपका, ये है थाइज़, और ये मसल थाइज या फिर थाई मसल आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट्स में भी देख सकते हो, कई नोट्स में अलग भी लिखा होगा, बट दोनों आपका करेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल फोर हैंड को कहीं कहीं पे हैंड सिर्फ लिखा होगा, कहीं पे बोन लिखा होगा, कहीं पे हेड को ब्रेन लिख दिया होगा, तो चलता है उतना, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं अब किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है बॉडी एनिमल्स का। तो हर एक फाइलम में आपको कम से कम 4 पॉइंट याद रहना चाहिए, और वो 4 पॉइंट कहीं ना कहीं आपको इसी में मिल जाएगा। ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है, इसमें देखोगे तो सब क्राइटेरिया लिखा गया। पहले किंगडम, फिर पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया और फाइलम। तो पहला जो है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे स्टूडेंट्स के, पहला यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड, और फिर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, और फिर उसके बाद असिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है, तो पोरीफेरा। देखो पोरीफेरा के आपको 4 पॉइंट मिल गए। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, इट इज एसिलोमेट, इट इज असिमेट्रिकल, इट है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 3 पॉइंट आपको यहीं से मिल गया, इसी फिगर से, और क्या चाहिए। यहाँ पे देखो टिश्यू ग्रेड में आपको रेडियल मिलेगा, बायलेटरल मिलेगा। रेडियल में एसिलोमेट में निडेरिया आता है, तो निडेरिया में देखो मिल गया, निडेरिया एसिलोमेट होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है। फिर बायलेटरल में एसिलोमेट, प्लेटिहेलमिन्थस का भी देखो मिल गया, एसिलोमेट होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को कई पॉइंट्स फिगर में से ही मिल जाएंगे। हालांकि अब हम लोग शुरू करते हैं अपना फाइलम पढ़ना एक एक, और एक एक फाइलम को अभी हम लोग आसानी से पढ़ पाएंगे क्योंकि हम लोगों को बेसिक हर चीज़ें पता चल गई हैं। तो पहला आता है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में इवेंचुअली पोरीफेरा, पोर मतलब क्या होता है, छेद, और फेरा, ठीक है। तो वो एनिमल जो अपनी बॉडी में कई सारे छेद को बियर करते हैं, छेद को बियर करते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे पोरीफेरा। ओके, दीज एनिमल विथ सिंपलेस्ट बॉडी प्लान एंड आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। इनका जो बॉडी का प्लान है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, वो एकदम सिंपल है। हम लोगों ने देखा ये सेल लेवल का है, ठीक है। इनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए बोला सिंपलेस्ट बॉडी प्लान। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस। और इनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, और ये इन पोर्स को हम लोग बोलेंगे ऑस्टिया या ऑस्क्यूला, ठीक है, ठीक है, ऑस्टिया या ऑस्क्यूला। क्योंकि बहुत सारे छेद ऐसे रहेंगे जहाँ से ये वाटर को सक करेंगे, फिर वाटर को निकालेंगे। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखिए। दीज आर एक्वाटिक एनिमल, कुछ मरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर ड्वेलर्स होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स असिमेट्रिकल बॉडी होती है उनकी। कुछ एनिमल के पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलार सेल। आपको फाइलम में क्वेश्चन आ सकता है, विच फाइलम इंक्लूड्स द स्पेशल टाइप ऑफ सेल, कोलार सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप लोगों को देखो, यहाँ पे साइकॉन स्पॉन्जे दिया गया है, तो इसकी बॉडी में देखो यहाँ पे कोलार सेल्स है, यहाँ पे ये ऑस्क्यूलम है, और ये उनका ऑस्टिया है। ऑस्टिया से क्या करते हैं वो लोग, बहुत सारा वाटर लेते हैं, और फिर वाटर में उनके काम की जो चीज़ें हैं उसको अपनी बॉडी के ही अंदर रहने देते हैं, और पानी को निकाल देते हैं ऑस्क्यूलम से। तो इस तरीके से छोटी मोटी जो मछलियाँ आती है उनसे उनका खाना हो जाता है, ठीक है।
ये एनिमल्स एक ही जगह पर अटैच रहते हैं, ये चल फिर नहीं सकते हैं, एक ही जगह पर अटैच रहेंगे पानी में जैसे ही उनको भूख लगेगी या फिर जो भी मन करेगा तो उसके बाद वो लोग बहुत सारा पानी अंदर लेंगे और पानी अंदर लेने के बाद छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने के बाद ऑस्क्यूलम से वो पानी निकाल देंगे। ठीक है। इनकी स्पॉन्जी बॉडी में स्पिक्यूल्स रहते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर रहते हैं, और जो स्पिक्यूल्स रहते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने हुए रहते हैं। ठीक है। तो एनिमल मैंने जो कि बताया यहाँ पे ऑस्टिया से लेते हैं वाटर, ऑस्क्यूला से निकाल देते हैं। ये दो टाइप के सेल्स हो गए इसमें। आपको सेल के अलावा इसमें कुछ और नहीं दिखेगा। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखते हैं हम लोग। तो ये क्या करती है, ये तो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से कर सकते हैं। हालांकि इनके पास गुड एबिलिटी होती है रीजनरेशन की, मतलब इनको अगर एक पार्ट से काट दो तो वो दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन का सिस्टम है बडिंग, ज़्यादातर बडिंग करते हैं। बडिंग क्या है, असेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड दोनों इनके पास है। ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लो, बाथ स्पॉन्जे और यहाँ पे यूप्लेक्टिला। ठीक है। और यहाँ पे हियालोनेमा। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम है, इसमें से दो नाम आप लोग याद रख लो, बाथ स्पॉन्जे और साइकॉन, दो नाम आपके लिए ज़रूरी है। चलिए अब पढ़ते फाइलम निडेरिया। इसके कैरेक्टर समझ में आए। इनकी बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, ऑस्टिया ऑस्क्यूला। ऑस्टिया से वाटर ये लोग लेते हैं, ऑस्क्यूला से निकाल देते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। इनकी बॉडी सिंपलेस्ट बॉडी प्लान के साथ होती है, सिर्फ सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, असिमेट्रिकल बॉडी होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसको कोलार सेल बोलते हैं। एक ही जगह पर चिपके रहते हैं इसीलिए सीडेंट्री कहा जाता है। सीडेंट्री मतलब एक ही जगह पर चिपके रहना। इनकी बॉडी में जो स्पिक्यूल्स रहते हैं, कांटे रहते हैं, वो किससे बने हुए रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। इनकी बॉडी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पर फीड करती है, रिप्रोडक्शन करते हैं बडिंग से या फिर सेक्सुअल मेथड से या फिर रीजनरेशन से। चलिए अब पढ़ते फाइलम निडेरिया। हालांकि 1 घंटा कंप्लीट होने वाला है तो हो सकता है 1.5 घंटे का लेक्चर हो। तो फाइलम निडेरिया में इवेंचुअली होता क्या है कि इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है या फिर अम्ब्रेला लाइक होती है। मतलब ये इस तरीके से इनका सिलेंड्रिकल हो गया, और अगर यहाँ से इस तरीके से बहुत सारे इसमें टेंटिकल्स आ जाए तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे अम्ब्रेला लाइक। तो अगर इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है तो उसको बोलेंगे पॉलिप, और अगर अम्ब्रेला की तरह है तो उसको हम लोग बोलेंगे मेड्यूसा। पॉलिप तब बोलेंगे जब वो सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला की तरह है तो मेड्यूसा। ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स मरीन होते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर ड्वेलर्स होते हैं। ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्टी वाटर में रहना पसंद करते हैं, जिसमें नमक नहीं है वहाँ पे ये बहुत कम पाए जाते हैं। इनकी बॉडी कैसी रहती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है। देखो ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से काटूँ टेंटिकल्स है, और यही आपको वहाँ पे बना भी था। यहाँ पे आप लोग सिमेट्री में देखोगे तो यही यहाँ पे बना भी हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी वही दिया गया है, स्टार फिश दिया गया है और निडेरिया भी दिया होगा। तो इस तरीके से इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ये पॉइंट देखो आपको डायग्राम में भी मिला था। और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनके पास एक डेड लेयर होती है, एंडोडम और एक्टोडम ही प्रेजेंट रहता है। इनके टेंटिकल्स में कुछ नाइडोब्लास्ट सेल होते हैं। अब इन नाइडोब्लास्ट सेल से ये क्या करते हैं, जैसे जेलीफिश को देखो, जेलीफिश आपके मुंह को अगर पकड़ेगी तो आपके मुंह में इरिटेशन होने लगेगा, ईचिंग होने लगेगा आपको। मतलब वो क्या करते हैं, वो अपने टेंटिकल में उनके नाइडोब्लास्ट सेल होता है जो कि पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। ये होता किसके लिए है, ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मक्खी आई, वैसे तो पानी में मक्खी आएगी नहीं, फॉर एग्जांपल फिश आई, फिश को ये पकड़ लेंगे, उसके बाद ये अपना टॉक्सिक रिलीज करेंगे इनके टेंटिकल्स में जो नाइडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है उससे। ठीक है। अब मैंने बोला ना कई सारे टाइप के सेल होते हैं, कोलार सेल, नाइडोब्लास्ट सेल, ऑस्टिया ऑस्क्यूला। तो ये नाइडोब्लास्ट सेल में क्या होता है, टॉक्सिक पॉइजन होता है। तो पॉइजन ये जब छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, फिश वो मर जाएगा। उसके बाद इन लोग यहाँ से खाने को खा लेंगे, खाने को ये लोग यहाँ से खा लेंगे और फिर यहीं से निकाल भी देंगे। ठीक है। एक ही मेथड है। तो ये हो गया इनका किस तरीके से ये कैप्चर करते हैं प्रे को, और टॉक्सिन इंजेक्ट करके किस तरीके से अपना यूज़ करते हैं। और ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल आप जेलीफिश के साथ फोटो खिंचवाने जाओगे तो आपकी वाट लग जाएगी, हालांकि आपकी डेथ वेथ नहीं होगी, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बट मुंह में ईचिंग इफेक्ट आ जाएगा आपके मुंह पे, फेस पे। ठीक है। कार्टून वगैरह में दिखाता है, इसलिए कार्टून ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू पिक्चर्स एंड मूवीज़ अदर थिंग्स। ठीक है। गेम वगैरह से बल्कि मैं तो बोलता हूँ कार्टून ही देखा करो। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स इसमें देखा, सी एनिमोन, पोर्चुगेस और जेलीफिश, ये सब आपके इसमें एग्जाम्पल्स हैं। अब बात स्पॉन्जे के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, डू यू नो करके दिया गया, मतलब कोल फैक्ट है थोड़ा सा। दिस इज ब्लैक कलर्ड एंड सम वॉट राउंड शेप्ड एनिमल, इट इज़ बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ फाइबर ऑफ प्रोटीन स्पॉन्जिन। ठीक है। और इसके वजह से इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है। अब मैंने देखा ना, मैंने बताया ना अभी ऑस्ट्रिया से किस तरीके से इतना ज़्यादा वाटर उन लोग लेते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि फाइबर ऑफ प्रोटीन से इनकी बॉडी बनी रहती है। और ये किस लिए होता है, पहले क्या करते थे, इसी को लोग नहाने के लिए यूज़ किया करते थे पहले के टाइम पे। मिला ना कूल फैक्ट, ये कूल फैक्ट है, मतलब थोड़ा सा आपको एक्साइट करने के लिए।
तो पहले के ज़माने में इसको बाथिंग करने के लिए लोग यूज़ करते थे। और इसके अलावा यहाँ पे इसको पिलो बनाने के लिए, कुशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी मखमली होते हैं। और ये वेटिंग मटेरियल की भी तरह यूज़ हो जाता है। पोस्टल स्टैम्प की बात करें, काउंटिंग की बात करें, नोट वगैरह को गिनते समय लोग अपना जो करते हैं वो सब, ठीक है। चलिए अब पढ़ते फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस को हम लोग फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि एकदम फ्लैट होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी रहती है, सिलेंडर होती है या फिर फ्लैट लाइक लीफ और स्ट्रिप की तरह होती है, इसलिए इनको हम लोग फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। कई सारे एनिमल्स एंडोपैरासाइट होते हैं, कुछ लोग फ्री लिविंग हो सकते हैं और एक्वाटिक भी हो सकते हैं। बॉडी जो रहेगी वो एसिलोमेट रहेगी और बायलेटरली सिमेट्रिकल रहेगी। अब आपको एक वर्ड नहीं समझा होगा, सर पैरासाइट, एंडोपैरासाइट मतलब क्या। देखो 3 वर्ड होता है, पहला होता है पैरासाइट, दूसरा होता है एंडोपैरासाइट, तीसरा होता है एक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट मतलब वो जो आपकी बॉडी को हार्म कर सके। पैरासाइट मतलब वो लोग जो अपने होस्ट को, मतलब जहाँ पे भी समझ लो आप जो हो वो मच्छर के लिए होस्ट हो, ठीक है, तो वो आके क्या करता है, आपका खून चूसता है, तो आप उसके लिए होस्ट हुए और वो आपके लिए पैरासाइट हुआ। तो इसीलिए पैरासाइट मतलब वो जो हमें हार्म पहुंचाते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर जाके हार्म पहुंचाते हैं, एक्टोपैरासाइट मतलब बाहर से ही हार्म पहुंचाते हैं। तो ये एंडोपैरासाइट होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर चले गए तो ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत कुछ कर डालेंगे, ठीक है, मतलब हालत ख़राब कर देंगे ये आपकी, इतनी काबिलियत ये रखते हैं। एंडोपैरासाइट होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। बॉडी एसिलोमेट रहती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल रहती है, क्योंकि ये देखो फ्लैट रहते हैं इस तरीके से, तो यहाँ से आप लोग एक ही एक्सिस से काट सकते हो, इस तरीके से ये बायलेटरल होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब इनके पास 3 जर्म लेयर रहती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मतलब बायसेक्सुअल, ठीक है, मतलब इनके पास दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहती है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों भी, ठीक है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है वो सेम एनिमल बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो एग्जांपल्स इसका है प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेप वॉर्म। आपको ये सब नाम याद रखना ज़रूरी है, ये सब डायग्राम की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आपको इजी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोई कुछ बता नहीं सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइलम एस्केलेमिन्थस की। फाइलम एस्केलेमिन्थस में क्या होता है कि इनकी बॉडी जो होती है वो धागे की तरह होती है और राउंडेड होती है इस तरीके से, ठीक है, इसलिए हम लोग इनको राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। और ये एनिमल्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्री लिविंग होते हैं, कुछ कुछ एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जाके हार्म करते हैं। और कुछ एनिमल एक्वाटिक होते हैं, तो कुछ टेरेस्ट्रियल, मतलब कुछ पानी में रहते हैं तो कुछ ज़मीन पे रहते हैं। इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और स्यूडोसिलोमेट होती है, मतलब स्यूडोसिलोमेट देखो एक ही फाइलम में इंक्लूड है और वह फाइलम एस्केलेमिन्थस, और कहीं पे आपको स्यूडोसिलोमेट नहीं देखने मिलेगा, मतलब इनका बॉडी कैविटी मेसोडर्म से नहीं बनता है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 लेयर्स रहता है यहाँ पे। तो इनकी बॉडी जो रहती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई और स्यूडोसिलोमेट हो गया। याद रखो स्यूडोसिलोमेट सिर्फ एक ही में आता है, एस्केलेमिन्थस में, वरना ऑब्जेक्टिव में आपको आ गया तो ढूंढते रह जाओगे कि स्यूडोसिलोमेट कौन से फाइलम में आता है, वो पहचानना है। अब कैसा भी आ सकता है क्वेश्चन, हो सकता है आपको आ जाए कि कौन सा एनिमल ऐसा है जिसकी बॉडी स्यूडोसिलोमेट होती है, तो ऐसे में आप लोग ढूंढते ही रह जाओगे। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ें, जो ट्रिकी चीज़ें, उनको याद रखा करो। इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है, मतलब इस तरीके से ये सेगमेंटेड नहीं होती है, ठीक है, और कवर्ड होती है टफ क्यूटिकल से, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर टफ स्किन रहती है जिससे ये कवर्ड रहते हैं। एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब मेल वाला अलग होगा और फीमेल वाला अलग होगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जो मेल एस्करिस होता है, मतलब जो मेल एस्करिस है वो फीमेल एस्करिस से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। आप लोग देखोगे तो ये जे शेप्ड होगा, और ये फीमेल एस्करिस है जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए यूनिसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट तब बोलते जब ये एक ही बॉडी में दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट। एग्जांपल्स क्या है, एस्केरिस है जिसको हम लोग इंटेस्टिनल वॉर्म भी बोलते हैं। आपके इंटेस्टाइन में अगर एस्केरिस एक बार पहुंच गया तो फिर उथल पुथल मचा देगा। और फिर फिलेरियल वॉर्म होता है, और फिर एक लोलो होता है जिसको आई वॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। हमारी आंखों में कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हार्म कर देता है, इसलिए हम लोग इनको एंडोपैरासाइट बोलते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन, आई, ये सब हमारी बॉडी के अंदर आता है। यहाँ पे गए तो फिर ये खैर नहीं करेंगे, ठीक है। अगला फाइलम आता है एनालीडा। अब यहाँ से जो जो फाइलम आ रहे हैं वो सब आईएमपी है। एक आईएमपी है आपका निडेरिया और एक आता है फाइलम एनालीडा। हालांकि आपको करना सब, ऐसा मत सोचना कि आप मैंने बोल दिया तो सिर्फ यही करो, वरना पता चला वो आ गया तो कल को मुझे आके बोलोगे कि आपने तो ये बोला था, तो ये गया। तो फाइलम एनालीडा में होता क्या है कि इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली मतलब एक के बाद एक, समझ लो ये उनकी बॉडी है तो इस तरीके से वो सेगमेंटेड रहेगी, एक के बाद 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 एक, ऐसा।
तो इस तरीके से वो सेगमेंटेड बॉडी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल फ्री लिविंग है, तो कुछ कुछ एक्टोपैरासाइट है, मतलब बाहर से हार्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो अर्थवॉर्म आता है, केचुए आपको बाहर से हार्म कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग डरते भी होगे इनसे। कुछ मरीन होते हैं, मतलब कुछ लोग सॉल्टी वाटर में रहना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग फिश टैंक में रहना पसंद करते हैं, मतलब फ्रेश वाटर। ठीक है, और ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब तीनों लेयर प्रेजेंट रहेगी, बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे और यूसिलोमेट होंगे। आप लोग चाहो तो इस थर्ड पॉइंट से 3 पॉइंट बना सकते हो। दीज एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दीज एनिमल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, दीज एनिमल्स आर यूसिलोमेट। बन गया ना 3 पॉइंट। इनके पास सैटे होता है या पैरापोडिया होता है या सकर होता है लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास 3 ऑप्शंस हैं। किसी के पास सकर है, किसी के पास पैरापोडिया है। पैरापोडिया आप लोग देखते होगे, गोजर सुना होगा आप लोगों ने नाम। ये जब निकलता है तो यहाँ पे आप लोग देखो ऐसे 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 इसकी बॉडी में रहता है, इसलिए आप लोगों को जाते हुए डेंजर दिखता है जब ऐसे ऐसे स्लांट हाइट में जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया, और इसी की वजह से उसका मूवमेंट हो पाता है। अगर ये उसकी बॉडी में नहीं होता तो वो एक जगह पर रुका रहता। अब ये जैसे जैसे आगे पीछे करते हैं तुरंत वो उसकी गाड़ी आगे पीछे बढ़ती है, तो ये पैरापोडिया होता है। कुछ के पास सकर होता है। सकर से क्या करते हो लोग, एक जगह सक करेंगे, थोड़ा सा उछल के आगे जाएंगे, फिर दूसरी जगह सक कर लेंगे, यहाँ से उछल के आगे जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। या तो सैटे होगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सैटे लेग्स की तरह होता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे वहाँ पे होते हैं, उससे उन लोग लोकोमोशन करते हैं। उनकी बॉडी भी स्पेशल क्यूटिकल से कवर्ड रहती है। क्यूटिकल मतलब स्किन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, ये एनिमल या तो हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, फिर यूनिसेक्सुअल भी, मतलब उनकी बॉडी जो है, उनके एक ही बॉडी में दोनों पार्ट प्रेजेंट भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे। अब इसके बेसिस पे भी हो सकता है आगे चल के क्लासिफिकेशन हो कि एक और बनाओ जिसमें हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल 2 पार्ट में और बढ़ जाए। तो इस तरीके से आपको क्राइटेरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। हो सकता है अगले साइंटिस्ट आप हों जो ये काम करके दिखाएं। तो एग्जांपल्स जो हैं इसके वो है अर्थवॉर्म, लीच, नेरिस एक्सेट्रा। लीच वगैरह, जोक वगैरह आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब बात करते फाइलम आर्थ्रोपोडा की। इन सभी चीज़ों को याद रखना, डायग्राम अच्छे से बनाओ, प्रैक्टिस करो। फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा आईएमपी है, और पिछले साल जो मैंने बोर्ड पेपर दिया उसमें इसका एक क्वेश्चन भी आया था। ये एनिमल्स के पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको आर्थ्रोपॉड बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो इनके लेग्स होते हैं ना वो जॉइंट होते हैं। तो इस तरह अपेंडेजेस मतलब क्या, वो मूवमेंट के लिए जो भी इनके पास प्रेजेंट होता है लेग वगैरह, वो जॉइंट होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको आर्थ्रोपॉड बोलते हैं। और प्लैनेट अर्थ पे, मैं पूरे प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो इसी फाइलम में प्रेजेंट हैं। सबसे ज़्यादा, छोटे से छोटे ज़मीन से लेके, छोटे से छोटे समुद्र से लेके बड़े से बड़े पहाड़ों तक जितने एनिमल है उसमें से सबसे ज़्यादा एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोडा में है। इसीलिए इसको सबसे लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है किंगडम एनिमेलिया का। ये एनिमल हर एक टाइप में हैबिटेट में रहते हैं। हैबिटेट मतलब रहने का स्थान। तो ये डीपेस्ट ओशन मतलब एकदम डीप ओशन में भी पाए जाएंगे, प्लस हाईएस्ट माउंटेन पर भी ये पाए जाएंगे। कॉकरोच आपको हाईएस्ट माउंटेन पर भी मिलेगा, और डीपेस्ट ओशन में भी आपको बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे इसके। फॉर एग्जांपल क्रैब। ठीक है, क्रैब नहीं, क्रैब तो वैसे ज़्यादातर रेत में पाया जाता है, और बाकी आपको बटरफ्लाई बड़े से बड़े पहाड़ पर भी दिखेगी। कॉकरोच आपको घर में भी दिखेगा, स्पाइडर भी आपको घर में दिखेगा, क्रैब आपको बाहर दिखेगा। मतलब आसपास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो एनिमल्स देखते हो ना, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। तो चिटनस स्केलेटन इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होता है। चिटनस स्केलेटन मतलब ब्राउनिश स्केलेटन, और ये एक्सो स्केलेटन होता है। ये बात का भी ध्यान रखो। देखो, ये एक्सो स्केलेटन मतलब क्या, इनकी बॉडी के ऊपर बोन्स होंगे, बॉडी के ऊपर वो बोनी पार्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सो स्केलेटन। ठीक है, और हम लोगों का कैसा है, हम लोगों का बोनी पार्ट है, स्केलेटन पार्ट नहीं है, हम लोगों का बोनी पार्ट है बॉडी के अंदर। और इनके बॉडी के अराउंड में ये चिटनस स्केलेटन प्रेजेंट होता है, मतलब ब्राउनिश। कॉकरोच को देख सकते हो आप लोग, उसके ऊपर किस तरीके से हड्डी की तरीके से प्रेजेंट होता है। इसलिए मैंने बचपन में एक बार कॉकरोच को छुआ था, तो मैंने बोला ये इतना हार्ड क्यों है। अब जाके पता चला कि उसका बॉडी के ऊपर वो एक्सो स्केलेटन रहता है, इसकी वजह से वो हार्ड लग रहा था। ठीक है, और ये एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब ये फीमेल अलग और मेल अलग। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, 2 नाम याद रख लीजिए। और ये एक डायग्राम हम लोगों को आया था और पूछा था एक्सो स्केलेटन किससे बना हुआ रहता है, मैंने लिख दिया चिटनस। कौन से फाइलम का है, आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम है। मतलब जो भी चीज़ें पूछी गई थी बढ़िया से लिख दिया। 3 मार्क्स इजीली मैंने स्कोर किए थे इसमें। आगे बढ़ते, फाइलम मॉल्यूस्का जो है वो आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया में आर्थ्रोपोडा के बाद। तो इसका नंबर कब आता है, आर्थ्रोपोडा के बाद। ये एनिमल एक्वाटिक होता है या टेरेस्ट्रियल हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक मॉल्यूस्क होते हैं।
वो मरीन होते हैं, मतलब पानी में रहने में ज़्यादातर ये मरीन होंगे, और कुछ ही ऐसे होंगे जो फ्रेश वाटर ड्वेलर होंगे, मतलब सॉल्टी लेक में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यूसिलोमेट है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, मेसोडर्म से बनी होगी। नॉन सेगमेंटेड, मतलब इस तरीके से वो सेगमेंटेड नहीं होते। ऑक्टोपस को देखो ना, कहाँ ये सेगमेंटेड है। और साथ ही में ये सॉफ्ट होते हैं। ऑक्टोपस कितना सॉफ्ट होता है देखो। और एक्सेप्ट एनिमल लाइक स्नेल देयर बॉडी शोज बायलेटरल सिमेट्री, मतलब कुछ एनिमल को अगर हम लोग छोड़े, जैसे स्नेल जो रहता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, अगर उसको हम लोग छोड़े तो बाकी जो एनिमल्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, हेड, फुट एंड विसरल मास। ठीक है, हेड, फुट और बीच वाला वहाँ पे विसरल मास। विसरल मास जो रहता है वो मेंटल से कवर्ड रहता है, और इस मेंटल पे एक हार्ड कैलकेरियस शेल होता है। जैसे आप लोग स्नेल की बात करें, मतलब वो जो रहता है हम लोगों का, वो देखो ना कितना कैलकेरियस सेल से प्रोटेक्टेड रहता है, कछुआ, टॉर्टॉइस जो भी बोलो, तो किस तरीके से वो प्रोटेक्टेड रहता है। और ये सेल इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और कई कई केसेस में एब्सेंट भी हो सकता है। जैसे आप लोग बायोवेल्व को देखो, तो यहाँ पे शेल्स को देखो ना कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पोकेमॉन देखे होगे तो उसमें स्क्वाड्रल जो था उसमें तो ब्लास्टॉइस किस तरीके से वो बनता है, तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि शेल होता क्या आखिरकार। ठीक है, चलिए। अब ये एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग। और एग्जांपल है बायवेल्व, स्नेल, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। ऑक्टोपस तो आपको अच्छे से याद ही हो गया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। कैलकेरियस स्पाइन्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं इकाइनोडर्म्स। कैलकेरियस स्पाइन मतलब कैल्शियम से बने हुए कांटे, स्पाइन मतलब कांटे, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम से बने हुए। ये एनिमल सिर्फ और सिर्फ आपको ओशन में मिलेंगे, आपके घर पे ज़मीन पे नहीं मिलेंगे। इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यूसिलोमेट होती है, मतलब 3 जर्म लेयर्स रहते हैं, और प्लस इनकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और मेसोडर्म से बनी हुई रहती है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ये एडल्ट स्टेज में, बट ये जब लार्वल स्टेज में रहते हैं, मतलब छोटे रहते हैं, तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है। ये अपना लोकोमोशन, मतलब अपना मूवमेंट ट्यूब फीट से करते हैं, और ट्यूब फीट जो रहता है वो अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। कुछ एनिमल इसमें सीडेंटरी होते हैं, मतलब एक ही जगह पर चिपके रहते हैं। इनका जो स्केलेटन रहता है वो कैलकेरियस स्पाइन से बना हुआ रहता है, या फिर प्लेट्स से बना हुआ रहता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल सी अर्किन को यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे स्पाइन्स है इसकी बॉडी पे, उन स्पाइन्स से इसका बना हुआ रहता है स्केलेटन। स्टारफिश को देखो, सी ककम्बर को देखो, कितने बढ़िया बढ़िया जानवर। स्टारफिश को तो जानते होगे। तो इनके पास हालांकि गुड एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। स्टारफिश को अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो ये कुछ दिन में रीजनरेट हो जाएगा। इनकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिसेक्सुअल होती है, मतलब 1% केस में हो सकता है बायसेक्सुअल भी मिले। एग्जाम्पल स्टारफिश, सी अर्किन, ब्रेटल स्टार, सी ककम्बर एक्सेट्रा। चलिए, ये हो गया आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा की। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। प्रोबोसिस मतलब माउथ वाला रीजन, फिर कोलार रीजन, फिर ट्रंक रीजन। ठीक है। नोटोकॉर्ड इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है प्रोबोसिस रीजन में सिर्फ, मतलब ये जो प्रोबोसिस रीजन आपको दिख रहा है सिर्फ इसी पार्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब क्या, जिनके पास नोटोकॉर्ड हो। हेमी मतलब क्या, मीडियम, मतलब आधा ही जो रहता है नोटोकॉर्ड वो प्रेजेंट रहता है आधी ही बॉडी में, इसीलिए इनको बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। ठीक है। और ये एनिमल्स को हम लोग एकॉन वॉर्म्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आया कि विच फाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एकॉन वॉर्म्स, या फिर एकॉन वॉर्म्स आर बिलोंग टू विच फाइलम, तो आपको लिखना है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ये एनिमल्स जो रहते हैं वो मरीन होते हैं। कुछ लोग सैंड में, मतलब मिट्टी में भी बिल बना के रहते हैं। कुछ के पास एक, कुछ के पास बहुत सारे फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, मतलब उनको दमा वमा की बीमारी पक्का नहीं होगी, सांस लेने में तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, इतने सारे जब फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, बट कुछ लोग हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, मतलब बायसेक्सुअल, मतलब एक ही बॉडी में दोनों पार्ट भी कई लोगों के प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल है बैलेंगोलॉसिस, बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। तो दोनों का डायग्राम बनाओ और अच्छे से कर लो, वैसे तो ये फाइलम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने देखा, अगर हम लोग डायग्राम पे वापस जाएं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा किंगडम एनिमेलिया में, सॉरी यहाँ पे नहीं है, 1 मिनट प्लीज़, यहाँ पे तो हम लोगों ने अभी तक नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड रहता है, बट आधा ही रहता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको हेमिकॉर्डेटा बोला।
तो ये नॉन कॉर्डेट में आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डेट्स के बारे में, मतलब जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है, फुल्ली प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं कॉर्डेट में। अब ये हेमिकॉर्डेटा आप लोगों ने देखा कि आधा ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसको नॉन कॉर्डेट में रखा गया। हालांकि उसके ऊपर काफ़ी चर्चा चली थी कि क्या इसको कॉर्डेट में रखा जा सकता है, बट लास्ट में डिसीजन इसको यही लिया गया कि इसको भेज दो हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट में। तो हम लोगों ने जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है उनकी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्डेट्स की, और कॉर्डेट में आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स अब मिलेंगे, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनसे आप लोग फैमिलियर होगे, मतलब उन लोगों को जानते होगे जो एनिमल्स आपको मिलेंगे, वरना इसमें आधे से ज़्यादा लोग को आप लोग नहीं जानते होगे। चलो अब शुरू करते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा ट्रिकी है, और फिर जो क्लास दिया गया है वो सब क्लास इजी है। ये एनिमल जो रहते हैं इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, जैसा कि मैंने बताया सारे कॉर्डेट एक ही फाइलम में प्रेजेंट है, फाइलम कॉर्डेटा में, और इसको फिर 3 सब फाइला, मतलब फिर 3 सब फाइलम में क्लासीफाई किया गया। और 3 सब फाइलम कौन सा? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो ये वही पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे जो आप लोगों को शुरुआत में दिया गया था फाइलम कॉर्डेटा में। नोटोकॉर्ड बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, किसी ना किसी डेवलपमेंट स्टेज में तो जरूर प्रेजेंट होगा। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हमारे पहले के टाइम पे बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। आज हालांकि वो वर्टिब्रल कॉलम बन चुका है, मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ वो चेंज हो गया है, बट एटलीस्ट एक डेवलपमेंट स्टेज में तो था ना वो हमारे पास, इसीलिए फाइलम कॉर्डेटा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो गए बॉडी में, एक डेवलपमेंट स्टेज में तो जरूर प्रेजेंट होगा। ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड होगा डोर्सल साइड पे, पीछे साइड पे। हार्ट प्रेजेंट रहेगा वेंट्रल साइड पे। देखो तो आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिलेटेड है, हम लोग भी एनिमल्स है इवेंचुअली, ठीक है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा मरीन एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। ये टेस्ट और ट्यूनिक क्या है? स्किन है, स्किन के जैसा होता है। इनको हम लोग स्किन भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा अलग होता है। आप लोग फोटो को ही देखो, ये इनके ऊपर ये स्किन जैसा थोड़ी ना लग रहा है, तो इनको हम लोग टेस्ट बोलते हैं या ट्यूनिक बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे ये ट्यूनिक है। लार्वल स्टेज में ये फ्रीली स्विमिंग करते हैं, और नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होता है लार्वा के, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरो मतलब क्या? पीछे का पार्ट, टेल, और कॉर्डेटा मतलब क्या? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। तो यहाँ पे टेल रीजन में ही सिर्फ होता है नोटोकॉर्ड, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। और फिर उसके बाद ये अगर समुद्र में गए और समुद्र में जाके समुद्र के बीच में अगर ये थोड़ी सी तपस्या करते हैं, तो ये लार्वा जो रहता है वो एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से ऋषि मुनि लोग तपस्या कर करके शक्ति हासिल करते थे, उसी इन लोग भी समुद्र के बीच में जाते हैं और फिर ये एडल्ट बन जाते हैं लार्वा से। जनरली ये एनिमल हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनका एग्जाम्पल है डोलियोलम, आइकोप्ल्यूरा, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है, आइकोप्ल्यूरा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की। सिफेलोकॉर्डेटा में इवेंचुअली होगा क्या कि इनकी बॉडी जो होगी वो स्मॉल होगी, मछली की तरह होगी, और मरीन एनिमल होंगे बट मछली नहीं होगा। और इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, फुल बॉडी लेंथ में, इसीलिए इसको सिफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं। यूरोकॉर्डेटा क्यों बोला? क्योंकि वो टेल रीजन में था, पूरी बॉडी में है तो सिफेलोकॉर्डेटा। फेरिंग्स जो रहता है इनका वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, मतलब फेरिंग्स जो आपका गले का पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, और कई सारे गिल स्लिट्स को वो कंटेन करता है। ये एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस। ओके, अब बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या है? क्रेनिएटा। तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि इनकी बॉडी में जो नोटोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। हम लोग अगर अपने आप को रखना चाहें यहाँ पे तो हम लोग इसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो चुका है। हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं है बट वर्टिब्रल कॉलम है, इसीलिए वर्टिब्रेटा इस फाइलम का नाम ऐसे रखा गया। ब्रेन जो है वो क्रेनियम से प्रोटेक्टेड रहता है। इन एनिमल्स में हेड बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। आप भी देखो, अगर आपके सर पे कोई टपली मारते तो जोर से मारेगा तभी लगेगी, वरना चोट नहीं लगती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रोटेक्टेड होता है क्रेनियम से ब्रेन, और हेड एकदम वेल डेवलप्ड होता है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस होता है, फिर बोनी होता है। अब देखो, एंडोस्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर वो हड्डियाँ जो रहती है स्केलेटन। तो बॉडी के अंदर अगर हड्डी है तो उसको बोलेंगे बोनी, बॉडी के अंदर अगर कांटे हैं तो उसको बोलेंगे कार्टिलेजिनियस। जैसे मछली की बात करें तो बॉडी के अंदर कांटे होते हैं तो उसको कार्टिलेजिनियस। हम अपनी बात करें तो बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं, या फिर हाथी की बात कर लो, बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं तो वो बोनी हो गया, समझे। कुछ कॉर्डेट जॉलेस होते हैं। जॉलेस मतलब उनके पास जबड़ा नहीं होता है। कुछ कॉर्डेट्स जॉ के साथ होते हैं, जैसे एग्नेथा क्या हो गया? जॉलेस हो गया, और नैथोस्टोमेटा हो गया जॉज के साथ। अब हम लोग क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। जो वर्टिब्रेटा है ना, वर्टिब्रेटा आगे चल के 6 क्लास में बटा है। अगर मैं आपको फिगर दिखा सकूँ वहाँ पे,
फिगर कम बैक ये रहा। तो इसमें हम लोगों ने यूरोकॉर्डेटा देखा, सिफेलोकॉर्डेटा देखा। वर्टिब्रेटा में ये 6 क्लासेस में बटा हुआ है। पहला साइक्लोस्टोमेटा, पिस्कस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। ये 6 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में जो एनिमल्स होते हैं उनके पास जॉलेस माउथ होता है, मतलब इनके पास वो जबड़ा नहीं होता है, उसकी जगह पर इनको पास सकर होता है। सकर से इन लोग एक जगह पर सक हो जाते हैं और फिर अपनी बॉडी को पलट के दूसरी जगह सक करके अपना मूवमेंट कर लेते हैं। स्किन इनकी सॉफ्ट होती है, स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। देखोगे तो अगर ऐसे ऐसे स्केल्स इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते हैं। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस होता है, इसको अगर आप लोग कभी काटोगे तो आपको अंदर कांटे मिलेंगे। एनिमल्स एक्टोपैरासाइट होते हैं, आपको बाहर से हार्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल है माइक्सिन, पेट्रोमिजॉन। ओके, अब बात करते हैं क्लास पिस्कस की। क्लास पिस्कस में क्या होता है, इसमें फिशेस ज़्यादातर आपकी आती है। इसमें ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जिसको हम लोग पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। जैसे हम लोग कैसे, हम लोग वार्म ब्लडेड है। तो कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या हुआ कि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ये लोग कहीं पर भी चले जाए उसके हिसाब से ये लोग अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड मतलब वो नहीं कि इनका खून ठंडा होता है, ठीक है। तो जैसे मैं मछली की बात करूँ तो मछली अगर पानी में जाएगी तो वो ठंडी रहेगी, उसका जो ब्लड है वो उसके हिसाब से हो जाएगा। बट अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसा है, हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। देखो जो कोल्ड ब्लडेड होता है उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, बट हमारा तो है 37 डिग्री सेल्सियस। कहीं पर भी चले जाओ हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना ही रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग देखोगे तो ठंड में आपको बुखार चढ़ने लगता है, मतलब आप बॉडी को देखो, ठंड में ऐसा तो होता नहीं है कि आपकी बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। मछली जब पानी में रहेगी ब्लड का लेवल अलग, उसमें अलग। बॉडी जो रहती है वो स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप्ड मतलब इस तरीके से, ये हो गया आपका नॉर्मल। स्पिंडल शेप्ड मतलब इस तरीके से, ताकि ये वाटर को काट सके। पहले हो सकता है इनका ऐसे रहा हो, बट वाटर को काटते काटते ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये इवॉल्व होके अब ऐसा स्पिंडल शेप्ड बन गया है। समझे, स्पिंडल शेप्ड मतलब देखो यहाँ पे ये स्पिंडल शेप्ड है, इसके कारण ये पानी को काट के आगे बढ़ पाते हैं। आप एक रुमाल को ऊपर से इस तरीके से गिराओ और आप रुमाल को फिर मोड़ के गिराओ, कौन पहले गिरेगा? ऑफ कोर्स मोड़ के जिसको गिराओगे वो गिरेगा, और जो सीधा गिराया था वो नहीं गिरेगा। उसी तरीके से पानी में एरोप्लेन को देखो, एरोप्लेन में देखो इस तरीके से जो विंग बने रहते हैं वो हवा को काटने के लिए बने रहते हैं, और साथ ही में जो मुंह रहता है उनका वो स्पिंडल रहता है। स्पिंडल मतलब इस तरीके से, तो इस तरीके से रहने के कारण वो हवा को काट के आगे बढ़ पाती है। एरोप्लेन को कभी ऐसा करके उड़ाओ, कभी नहीं उड़ेगा। रॉकेट आप लोग बनाते हो पेपर का, उसमें भी आगे आप लोग स्पिंडल शेप्ड बनाते हो बट कभी ऑब्जर्व नहीं करते हो ना चीज़ों को, यही प्रॉब्लम है। ताकि ये वाटर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सके, पानी इनको रोक ना सके, इसलिए इनकी बॉडी स्पिंडल शेप्ड होती है। इनके पास पेयर्ड या फिर अनपेयर्ड फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए। टेल फिन जो रहता है वो स्टीयरिंग ऑर्गन, मतलब इनको जब पूंछ का है, ये पूंछ इनके लिए स्टीयरिंग की तरह होता है। ये पूंछ को इस तरफ मोड़ेंगे तो इस तरफ जाएंगे, इस तरफ मोड़ेंगे तो इस तरफ जाएंगे। तो स्टीयरिंग के लिए ये होता है इनका टेल फिन स्विमिंग के दौरान। एक्सोस्केलेटन जो रहता है वो स्केल्स के फॉर्म में रहता है। मछलियों पर बहुत सारे स्केल्स होते हैं, मैंने शुरुआती में बताया था। शार्क मछली की बात करें तो उसका एंडोस्केलेटन हड्डी रहता है, और नॉर्मल मछली की बात करो तो उसके अंदर कांटे होते हैं, ठीक है। बड़े बड़ी एनिमल्स हैं, बड़े बड़े फिशेस जो रहते हैं उनके अंदर कांटे थोड़ी ना रहते हैं, उनका पूरा हड्डी रहता है, मतलब वो बोनी भी हो सकते हैं। रेस्पिरेशन जो करते हैं लोग वो गिल्स की मदद से करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो, रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंगरे एक्सेट्रा, ये सब हो गए, ठीक है। समझे क्लास पिस्कस। अब बात करते क्लास एम्फीबिया की। ये एनिमल्स जो हैं इनको एक्वाटिक नहीं रह सकते ये लार्वल स्टेज में, क्योंकि एंड परफॉर्म ओनली एक्वाटिक रेस्पिरेशन। दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वाटिक, मतलब जो ये फ्रॉग व्रॉग होते हैं इनको आप लोग देखोगे तो जो छोटे छोटे फ्रॉग होते हैं, मतलब जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं तो ऐसी हालात में उन लोग सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, क्योंकि उस समय उन लोग सिर्फ एक ही टाइप का रेस्पिरेशन कर सकते हैं, सिर्फ एक्वाटिक। हालांकि बड़े होने के बाद उन लोग दोनों जगह कर सकते हैं, पानी के बाहर भी पानी के अंदर भी, बट रेस्पिरेट ये अपनी स्किन से करते हैं, स्किन से अंदर ये रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है। इनके पास कोई नाक वगैरह से रेस्पिरेट नहीं करते हैं। तो लार्वल स्टेज में है तो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, बट एडल्ट होने के बाद इनकी मर्जी, पानी में रहो बाहर रहो कहीं से भी रेस्पिरेशन तब कर सकते हैं, बट शुरुआत में नहीं कर सकते। इनके पास 2 पेयर्स होता है अपेंडेजेस का, और जो इनके डिजिट्स रहते हैं वो क्लॉज से प्रोवाइडेड रहते हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो उंगलियां रहती है वहाँ पे इनके क्लॉज रहेंगे।
एक्सोस्केलेटन एब्सेंट रहेगा, मतलब बॉडी के ऊपर कोई स्केलेटन नहीं होगा, और स्किन बिना किसी डेरिवेटिव के होगी। जैसे मछली की बात करो तो उसके ऊपर डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव मतलब वो स्केल्स वगैरह, बट इनकी स्किन पे कोई स्केल वगैरह होता नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये गीले रहते हैं ताकि ये रेस्पिरेशन कर सके, क्योंकि अपनी स्किन से रेस्पिरेट करते हैं। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट रहता है बट टिम्पैनियम प्रेजेंट होता है। ये देखो टिम्पैनियम, टिम्पैनियम से अपना एहसास वगैरह कर लेते हैं। नेक जो रहता है, गला इनका एब्सेंट रहता है, और आई जो रहती है वो आई लिड्स के साथ होती है। ओके, एग्जाम्पल है फ्रॉग, टॉड, सेलेमेंडर एक्सेट्रा। अब बात करते क्लास रेप्टिलिया की। क्लास रेप्टिलिया में एनिमल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से ये पहला ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल था क्रीपिंग मूवमेंट के साथ, मतलब रेंग कर चलने वाला जो क्लास रेप्टिलिया है उसमें पहला ये क्लास बना जिसमें ऐसे एनिमल आए जो रेंग के चलते हैं, और वो भी ज़मीन पे। समझे? ये एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। ये क्रीप करते हैं ज़मीन पे, क्योंकि बॉडी आप लोग अपनी उठा नहीं सकते। आप लोग देखोगे तो छिपकली रेंग कर चलती है, आप उसके मुंह को थोड़ा सा उठा लोगे अगर तो वो नीचे गिर जाएगी। करके देखो कभी, डर लगता है मत करो, ठीक है? तो अगर ये अपने आप को थोड़ा भी उठने की कोशिश करेंगे तो ये तुरंत गिर जाएंगे, इसीलिए लोग रेंग कर चलते हैं। स्किन जो है वो ड्राई रहता है, स्केली स्किन रहता है। नेक जो है वो हेड और ट्रंक के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे। और एक्सटर्नल ईयर इनका एब्सेंट रहता है। डिजिट्स इनका जो रहता है वो क्लॉज से प्रोवाइडेड होता है, जैसे हमारे पास नेल्स होते हैं उसी तरीके से इनके पास क्लॉज होते हैं। एग्जाम्पल हो गया टोर्टॉइज, लिजार्ड, स्नेक एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास एव्स की। क्लास एव्स, ये जो क्लास है ना आपका, ये प्रॉपरली एरियल लाइफ के लिए, एरियल लाइफ मतलब हवाओं के लिए, एयर, ये सिर्फ हवाओं के लिए है। प्रॉपरली ये कम्प्लीटली अडाप्टेड है एरियल लाइफ के लिए, हवा में उड़ने के लिए। और ये अपना वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब ये बॉडी टेम्परेचर अपना कांस्टेंट रख सकते हैं। जैसे हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस, हम लोग भी अपना बॉडी टेम्परेचर हर जगह पर कांस्टेंट रख सकते हैं, उसी तरीके से ये भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम इनको बर्फ़ में रख दो तो ये बर्फ़ बन जाएंगे, 0 डिग्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मतलब समझो चीज़ों को, आप शब्दों पर मत जाओ उतना। तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं ताकि ये उड़ते समय हवाओं को काट सके। जैसा मैंने बताया, एरोप्लेन आगे से देखोगे तो ऐसा होता है, ऐसा होगा तो एरोप्लेन थोड़ी ना आगे जा पाएगा, ऐसा रहता है, और उसके पास विंग्स रहते हैं, तभी तो वो हवा को काट के उड़ पाता है। हमेशा देखते हो कि वहाँ पे जा रहा है एक एरोप्लेन, ये देख एरोप्लेन जा रहा है सामने से, आजा तू भी देख ले, देख लिया हो गया, आपने देखा उसको, ऑब्जर्व किया नहीं किया, इसलिए ऑब्जर्व करो। तो पहले हो सकता है इनका जो शेप है वो इस तरीके से रहा हो, एवोल्यूशन के साथ साथ धीरे 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 आज देखो उनका ऐसा हो गया है। तो इससे हम लोगों को आइडिया मिलता है एनिमल एवोल्यूशन का। बेनिफिट्स में हम लोग अभी देखा था, बेनिफिट्स में कुछ 1 घंटे पहले हम लोगों ने देखा था बेनिफिट्स में कि हमें आइडिया मिलता है एनिमल एवोल्यूशन का, ठीक है? तो वही चीज़ है यहाँ पे। इनका जो 4 लिम्ब होता है वो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में, मतलब जो इनके ये पार्ट है ये विंग में कन्वर्ट हो जाता है। और डिजिट्स जो रहते हैं वो कवर्ड होते हैं स्केल से या फिर क्लॉज रहता है। देखो आप लोग यहाँ पे जैसे हमारे पास नेल्स होता है वैसे इनके पास क्लॉज होते हैं, ठीक है? एक्सोस्केलेटन फीदर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक्सोस्केलेटन है बट वो फीदर के फॉर्म में है। और नेक जो है वो हेड और ट्रंक के बीच में प्रेजेंट होता है, ओके? और जो जॉ रहता है, इनका जो जबड़ा है वो चोच में कन्वर्ट हो चुका है, बीक में कन्वर्ट हो चुका है। एग्जाम्पल है पीकॉक, पैरेट, पिजन, डक, पेंगुइन, ठीक है? अब बात करते क्लास मैमेलिया की। इवेंचुअली ये मैमेलिया नाम आता कहाँ से? ये नाम आता है मेमरी ग्लैंड से। मेमरी ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करता है। अगर किसी की बॉडी में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, क्लास मैमेलिया की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना एक टिपिकल कैरेक्टर है मैमेलिया का। सबसे मेन कैरेक्टर यही है। फॉर एग्जांपल हम लोग मेल लें, फीमेल लें, तो मेल में भी मेमरी ग्लैंड होता है, फीमेल में भी मेमरी ग्लैंड होता है। बट क्या होता है, मेल का जो मेमरी ग्लैंड होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, हालांकि फीमेल का वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है? तो क्लास मैमेलिया में इसीलिए आप लोग देखोगे तो ह्यूमन भी लिखा है। ह्यूमन कहाँ आते हैं? क्लास मैमेलिया में और फाइलम वर्टिब्रेटा में, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में, क्योंकि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है और साथ ही में हमारे पास मेमरी ग्लैंड भी है, बट हमारा वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग मैमेलिया में आते हैं बट वेल डेवलप्ड नहीं है, बट है तो ना, प्रेजेंस रहना चाहिए बस। और एनिमल वार्म ब्लडेड होते हैं, हम लोग भी वार्म ब्लडेड हैं। बॉडी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। डिजिट्स जो रहते हैं उनके डिजिट्स में नेल्स होंगे, क्लॉज होंगे या हुप्स होंगे।
मतलब हमारी बॉडी में जैसे नेल्स रहते हैं, कुछ लोगों की बॉडी में क्लॉज होंगे, ठीक है, डिजिट्स जो रहते हैं, सॉरी मतलब फिंगर्स जो रहती है, वहाँ पे कुछ लोगों का नेल होगा, कुछ लोगों का क्लॉ होगा, कुछ लोगों का हूव होगा। एक्सोस्केलेटन जो रहता है फॉर्म ऑफ हेयर में रहेगा या फिर फर के फॉर्म में रहेगा, और इसका एग्जांपल है एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन, बैट एक्सेट्रा। तो आप लोग याद रखो, आप कौन से क्लास में आते हो, मैमेलिया। तो हम लोग फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आते हैं और कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, बस वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। आप लोग सारे कैरेक्टर अगर मैच करो तो आपका क्लास मैमेलिया से बिल्कुल मैच होगा, ठीक है। हमारे पास मेमोरी ग्लैंड भी है, हम लोग वार्म ब्लडेड भी है, हम लोगों का डिजिट्स जो है उस पर नेल्स भी है, हमारा एक्सोस्केलेटन जो है इन द फॉर्म ऑफ हेयर है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैच करती है, इसलिए हम लोग इस क्लास में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आपका क्लास मैमेलिया, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको वो एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि डीप में था, एग्जाम्पल रिलेटेड था, डे टू डे एग्जाम्पल था, कई सारे कोल फैक्ट थे। मुझे उम्मीद है कि पूरा अच्छा लगा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया चुना गया था, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेल होता है तो प्रोटोप्लाज्मिक, कई सारे सेल हो गए तो सेलुलर लेवल, सेल से टिश्यू बन गया तो सेल टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बन गया तो टिश्यू ऑर्गन, और ऑर्गन से बॉडी बन गई तो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, सिमेट्री था। सिमेट्री में असिमेट्रिकल था, मतलब कहीं से भी दो पार्ट नहीं मिलेगा, और एक जगह पे था रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब हर जगह 5-6 प्लेन्स ऐसे होंगे जहाँ से हम लोगों को दो पार्ट मिल जाएगा। फिर तीसरा था बाइलेटरल, मतलब एक ही एक्सिस से हम लोगों को दो पार्ट मिलेगा। फिर था जम लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम। डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 जम लेयर होते हैं, एक्टोडम, एंडोडम। इवेंचुअली इसमें तीसरा लेयर होता है, बट वो डेड लेयर होता है, ठीक है। बॉडी कैविटी हम लोगों ने देखा, बॉडी कैविटी को सिलोम बोलते हैं। स्यूडोसिलोमेट में बॉडी कैविटी रहेगी, बट वो मेसोडम से नहीं बनी रहेगी। यूसिलोमेट में बॉडी कैविटी रहेगी और मेसोडम से बनी रहेगी, और एसिलोमेट में बॉडी कैविटी रहेगी ही नहीं। और फिर बॉडी सेगमेंटेशन आप लोग जानते हो, बॉडी सेगमेंटेड रहेगी, जैसा आप लोग देख सकते हो कई सारे एनिमल्स में, ओके। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को देखने के बाद हम लोगों ने एक एक फाइलम को पढ़ा। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर डायग्राम देखें तो मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। देखो, तो यहाँ पे सब किंगडम हम लोगों ने देखा, नॉन कॉर्डेट पहले, उसमें 10 फाइलम पढ़े। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडारिया, प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलेमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉस्कुला, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। हर एक के कैरेक्टर थोड़े बहुत याद करें तो पोरीफेरा की बॉडी में बहुत सारे छेद रहते हैं, वो उनके पास ऑस्टिया होता है, ऑस्क्यूला होता है, किस तरीके से वो अपना फीडिंग करते हैं, खाना खाते हैं, एक ही जगह पर चिपके रहते हैं। निडारिया की बात करें, उनकी टेंटिकल्स में नाइडोब्लास्ट सेल होता है जिससे उन लोग कैप्चर करते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, अम्ब्रेला लाइक भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। अम्ब्रेला लाइक हुए तो मेड्यूसा और सिलेंड्रिकल हुए तो पॉलिप। प्लेटीहेलमिन्थस की बात कर लो, एस्केलेमिन्थस की बात कर लो। जैसे हम लोग प्लेटीहेलमिन्थस की बात करें तो ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, लिवर फ्लूक इसमें आते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एंडोपैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर जाके हार्म करते हैं। एस्केलेमिन्थस में आता है एस्केरिस, जो कि इंटेस्टिनल वॉर्म होता है, ये हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में गया तो तबाही मचा देगा, एंडोपैरासाइट होता है। एस्केलेमिन्थस की सबसे खास बात स्यूडोसिलोमेट होता है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम, मॉलस्का उससे छोटा फाइलम। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा जिसके सिर्फ टेल पार्ट में नोटोकॉर्ड होता है। फिर दूसरा सब किंगडम आया कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में है फाइलम कॉर्डेटा जिसमें 3 पार्ट बटे हुए, फिर यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होगा, हेमिकॉर्डेटा में मतलब सिर्फ आधे बॉडी में प्रेजेंट था इसलिए हेमिकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में टेल रीजन में सिर्फ प्रेजेंट होगा, सिफेलोकॉर्डेटा में पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगा। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया होगा। फिर वर्टिब्रेटा में देखा साइक्लोस्टोमेटा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा मछलियों के बारे में, एम्फीबिया देखा, रेप्टिलिया देखा, एव्स देखा, फिर खुद को देखा मतलब मैमेलिया देखा। तो इस तरीके से हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको पूरा चैप्टर पसंद आया होगा, और कोई डाउट अगर रह गया है, कोई वर्ड मुझसे छूट गया है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई देता हूँ एज यू नो, तो वहाँ पर मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। टोटल 1.5 घंटा लगा पढ़ाने में, बट हाँ यहाँ पे आप लोगों को बेसिक से लेके एडवांस तक का लेवल मिल जाएगा। हालांकि उस वीडियो में आपको सिर्फ एडवांस लेवल मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई और भी चैप्टर ऐसा लगता है कि हाँ बेसिक नहीं मिला है उसका, तो मैं आपको बेसिक प्रोवाइड करता हूँ, आप कमेंट करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।